हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की एलआईसी के इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस या फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेशन में, जो कि आज सेशन जो है हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लास्ट मिनट मैराथन सेशन है, क्योंकि परसों आप सभी का एग्जाम है। उससे पहले पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रिकॉल है, जो कि एलआईसी एडीओ रिकॉल क्वेश्चन जो एलआईसी एडीओ में आ चुके हैं, वो इंश्योरेंस वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इसके अंदर लिए गए हैं। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बैंकिंग से या फाइनेंस से पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों को आज आपके लिस्ट में लिया गया है। तो ये सेशन काफी महत्वपूर्ण है। मैं प्रवीण सिंह अभी सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट मिनट के मैराथन सेशन में आज ये सेशन नंबर 5 है, हमारा पार्ट 5 है। तो सभी साथियों को बहुत स्वागत है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट एजुकेशन एम्पावरिंग पीपल पे मैं प्रवीण सिंह आज सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये सेशन स्पेशली एलआईसी एडीओ के हिसाब से रिकॉल क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसके जो बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन और फाइनेंस का पोर्शन है वो बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट से सभी तरह के एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर एलआईसी एडीओ की परसों एग्जाम है इसका, उन साथियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि आज के इस सेशन में इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। देखिए, जो एलआईसी एडीओ के रिकॉल क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस में लिए गए हैं, और साथ ही फाइनेंशियल के अलावा बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन है साथ में। क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी सारे थे, इसलिए मैंने उनको कुछ कॉन्साइज करते हुए, कुछ एमसीक्यू में और कुछ को डिटेल पार्ट में एक ही स्लाइड में सबको वन लाइन की फॉर्म में आपके लिए सेट किया है। आई होप आपको मेरे प्रयास सफर अच्छा लगेगा। अगर मेरा प्रयास आपको सही लग रहा हो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। सर, किस विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर एलआईसी एडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप बैंकिंग के एमपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या क्लर्क की तरह, या जीआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप सीबीओ जीबीओ की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशन एग्जाम की भी अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं बैंकिंग फाइनेंस रिगार्डेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। उस सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो जरूर आपके लिए कराऊंगा। मैं प्रवीण सिंह एग्जाम बाइट में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशन पर आगे बढ़ने से पहले एग्जाम बाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे आपका लाइव सेशन ये स्टार्ट हो चुका है। और अगर सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स आपको करना है, बैंकिंग फाइनेंस का एक कंप्लीट प्रोफेशनल बैंकिंग कोर्स आपको करना है, तो 3,999 में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और यदि आप एसएससी लेवल पर आप पूरी जीएस पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स का पोर्शन, ये पांचों सब्जेक्ट कंप्लीट जीएस स्टडी ओनली 5,999 में आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट पसंद है, अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पसंद है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के अपनी डिटेल डाल दीजिए कि हम ये कोर्स करना चाहते हैं, या मुझे मेल कर दीजिए pksp2020@gmail.com पर अपने मोबाइल नंबर के साथ, ताकि मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर सकूँ। और नीचे कॉन्टेक्ट नंबर फॉर ऑनलाइन बैचेज है ना, यूपीआई नंबर मेरे यहाँ पर दिया गया है। जो साथी करना चाहें इस पर मुझे कॉन्टेक्ट करके मुझसे इसके बारे में सजेशन ले सकते हैं सर, ठीक है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आई होप कि सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। इन इंडिया डैश इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एलआईसी एडीओ में पूछा जा चुका है सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना। इन इंडिया डैश इंश्योरेंस इज मैंडेटरी, भारत में बीमा अनिवार्य है कौन सा? ऑप्शन ए ट्रेवल इंश्योरेंस फॉर डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए, या फिर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, या फायर इंश्योरेंस फॉर द हाउसेस, या है मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। 10 सेकेंड आंसर के लिए लगाएं इसका सही आंसर। जिन साथियों को इसका आंसर पता है बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए, ट्रेवल इंश्योरेंस लेना चाहे तो लीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कोई आवश्यकता नहीं है, फायर इंश्योरेंस भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोटर गाड़ी का इंश्योरेंस लेना आपकी जरूरी है। अगर आपने नहीं करा रखा तो इस केस में आपका चालान कट सकता है। इसका मतलब साफ है, आंसर है ऑप्शन डी, मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस इज मैंडेटरी इन इंडिया फॉर अ नंबर ऑफ द रीजंस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक्सप्लेन द टर्म्स आईजीएमएस। आईजीएमएस शब्द का विस्तार करें। एक्सजीएमएस की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन है इंडिया जर्नल मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर है इंश्योरेंस जर्नल मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर आपका इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर आपका इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एलआईसी की जो नाइट की क्लासेस थी हमारी, उसमें काफ़ी साथियों को इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया है। तो जो साथी जानते हैं इसका आंसर जरूर लगाइए, जो नहीं जानते उनको इसका सही आंसर मिलेगा। और ये बता दूं, ये रिकॉल क्वेश्चन आपके एलआईसी एडीओ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है सर।
एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 से समय और ये समाप्त होता है। सही आंसर है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए द इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम फैसिलिटेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा ऑफ द पॉलिसी होल्डर कंप्लेंट्स एंड द हेल्प ट्रैक देयर स्टेटस, ठीक है। तो इसको ट्रैक करने के लिए इसको यूज करते हैं आईजीएमएस यानी कि इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह आया सर, विच ऑफ the below consumer grievance redressal agencies would handle consumer dispute among between rupees 20 lakh and the 100 lakhs rupees। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं इनमें से कौन सी उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसी 20 लाख से 16 लाख रुपए के बीच के उपभोक्ता विवाद को संभालेगी। अगर किस प्रकार डिस्प्यूट होता है 20 लाख से लेकर के करीब 1 करोड़ के बीच का, तो उसके जो डिस्प्यूट्स है उन्हें कौन सी उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसी संभालेगी सर। तो आपका ऑप्शन है स्टेट कमीशन संभालेगा, या नेशनल कमीशन संभालेगा, या संभालेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम, और यह है जिला परिषद, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 के समय। और मैं आपको बता दूं जितने भी इंश्योरेंस क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ये बहुत चुन चुन के एलआईसी एडीओ में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनसे निकाले गए क्वेश्चन है। काफ़ी इसके लिए मेहनत की गई है, काफ़ी सारा डेटा निकाला गया है। सो बहुत ध्यान से आंसर लगाइएगा। ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट होने के चांसेस पूरे रहते हैं सर। सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है स्टेट कमीशन। देखिए इस बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा, यदि 20 लाख से नीचे का मामला है तो उसको कौन संभालेगा? डिस्ट्रिक्ट फोरम संभालेगी सर। यदि 20 से 100 लाख के बीच का मामला है यानी करोड़ का, तो स्टेट कमीशन संभालेगी सर। और 100 लाख से ज्यादा का मामला तो नेशनल कमीशन के द्वारा इस एजेंसी को देते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आज आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, which of the below will be most appropriate option for our customers to lodge an insurance policy related complaints। बीमा पॉलिसी संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राहक के लिए इनमें से कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प होगा? देखिए कई बार शिकायतें आती हैं कस्टमर्स की, और उन कस्टमर की शिकायतों पे इंश्योरेंस कंपनियां सही प्रकार से रेस्पॉन्स नहीं करती। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी ही रेस्पॉन्ड नहीं करे तो कस्टमर कहाँ जाएगा? कोर्ट का सवाल करेगा? नहीं। इन सब के लिए होता है ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बी सुप्रीम कोर्ट, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, या फिर पुलिस। 10 के समय। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ रहे हैं तो ये आंसर आपका गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट एकदम डायरेक्टली नहीं जा सकते। पुलिस के अंदर भी कंप्लेंट होती है, लेकिन उसके लिए क्या होता है? धोखाधड़ी का मामला होना चाहिए। लेकिन क्या है यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी दिखा करके इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कर देती है। सही आंसर होगा इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, ठीक है, यानी इंश्योरेंस लोकपाल, जहां पे आप कंप्लेंट करके 32 लाख तक का यहाँ पर जो है अवार्ड प्राप्त कर सकते हैं सर। अवार्ड इन द सेंस बोलते हैं डिसीजन के लिए, ठीक है। सही आंसर है इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करेंगे, Which element of a valid contract deals with premium? एक वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित है? ऑप्शन ए कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी फ्री कंसेंट, या फिर है सी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑप्शन डी कहता है कंसिडरेशंस। 10 के समय लगाएं इसका आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 के समय। बहुत ध्यान से इस सेशन को लीजिएगा, ये मैराथन सेशन है। मैराथन सेशन से बहुत क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में मिलेंगे सर। 10 के समय समाप्त। और सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है कंसिडरेशंस। देखिए कंसिडरेशन डील विद द प्रीमियम इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन मींस है समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू, यानी विचार एक वैध अनुबंध में प्रीमियम संबंधी है जो प्रतिफल का अर्थ होता है बदले में कुछ कंसिडरेशन सर, ठीक है। तो एक वैध अनुबंध का कौन सा प्रीमियम संबंधित है? बदले में कुछ है ना, यानी कंसिडरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम आ चुका है सर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। डैश रिलेटेड टू inaccurate statement which are made without any fraudulent intentions। गलत बयानों से संबंधित है जो बिना किसी कपटपूर्ण आदेश के किए गए सर। ऑप्शन ए मिसरिप्रेजेंटेशंस, या फिर है कॉन्ट्रीब्यूशंस, या फिर ऑफर्स, या फिर आपका रिप्रेजेंटेशन। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। 10 के समय स्टार्ट, लगाएं सही आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आज के सेशन में है। एलआईसी एडीओ आपका परसों एग्जाम है, उससे पहले ये सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है सर। तो है मिस रिप्रेजेंटेशन। सही आंसर है मिस रिप्रेजेंटेशन की। अगर बात करते हैं रिलेटेड टू इनएक्यूरेट स्टेटमेंट विच आर मेड विदाउट एनी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, यानी गलत बयानों से संबंधित है जो कि बिना किसी धोखे से किए गए हैं सर। तो गलत कमाने के लिए सर आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
देखिए आगे बढ़ने से पहले प्रेजेंट में 2023 अप्रैल के महीने में जो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट चल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक नंबर क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि व्हाट इज ये बैंक रेट कितना चल रहा है, रेपो रेट कितना चल रहा है। तो देखिए आरबीआई द्वारा जो बैंक रेट, रेपो रेट वगैरह सेट किए गए हैं उसके लेटेस्ट जितना भी अपडेटेड है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पर रिजर्व रेशियो की बात करें तो देखिए सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। जिन साथियों को पता बहुत अच्छी बात, नहीं पता ध्यान रखिएगा। और ये 4.5% चल रहा है सर ऑफ एनडीटीएल। ध्यान, कोई भी बैंक अपनी एनडीटीएल का 4.50% का रखता है, सीआर मेंटेन करता है, ये कैश में रखा जाता है आरबीआई के पास, जिस पर आरबीआई को इंटरेस्ट पे नहीं करता। और कब से? 21 मई 2022 से कंटिन्यू 4.5% पे, उससे पहले कितना था? 4% था ये सर, ये ठीक है। जबकि इस एसएलआर की बात करें, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये 18% पर है सर ऑफ एनडीटीएल। किसी बैंक अपने एनडीटीएल का 18% जो है एसएलआर मेंटेन करता है और 11 अप्रैल 2020 से कंटिन्यू 18% पे बना हुआ है सर ये, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखना है। सीआरआर और एसएलआर की वैल्यू सेट की जाती है किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लोग आंसर लगाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है सेट, नहीं, एसएलआर सीआर की वैल्यू हमेशा आरबीआई द्वारा सेट की जाती है। इसके अलावा जितने भी ये सब रेट दे रखे इन सब की वैल्यू एमपीसी द्वारा जो है सेट की जाती थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन के द्वारा इनकी वैल्यू सेट की जाती है। जैसे रेपो रेट जो कि भारत का मेन की पॉलिसी रेट है, ये कितना चल रहा है? 6.5% चल रहा है सर। बैंक रेट हमेशा इससे 0.25% ज़्यादा होगा, यानी प्लस 0.25% अगर कर देंगे तो बैंक रेट की वैल्यू गिराएगी। और अगर 0.25% माइनस कर लेंगे इसमें तो क्या आएगी? एसडीएफ की वैल्यू निकल आएगी। ये ध्यान रखना सर, रेपो रेट से प्लस कर दोगे तो आपकी वैल्यू किसकी निकलेगी? बैंक रेट की और एमएसएफ की, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी सर, ठीक है। 6.5% से अगर प्लस 0.25% कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर एमएसएफ और आपको बैंक रेट की वैल्यू मिलेगी। और 6.5 से 25% नीचे कर दोगे तो एसडीएफ की यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वैल्यू मिलेगी। जबकि जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% पर फिक्स चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा सर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रेट्स हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेटेड डेटा आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये रहा, डैश इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स। डैश में आपराधिक माध्यमों से दबाव डालना शामिल है। क्या शामिल है? मिस्टेक, फ्रॉड, अंडर इन्फ्लुएंस या फिर है कोएरेक्शंस। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। डैश इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स। डैश में आपराधिक माध्यमों से दबाव डालना शामिल है। क्या है सर? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोएरेशन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स व्हेन अ प्रेशर हु इज एबल टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर यूजेस हर पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनड्यू एडवांटेज ओवर द अदर्स। जबरदस्ती में आपराधिक तरीके से लगाया गया दबाव शामिल है। जब कोई व्यक्ति दूसरे की इच्छा पर हावी होने में सक्षम होता है तो एक दूसरे पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करता है सर, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका जबरदस्ती यानी कोएरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये याद रखिएगा, ये रिकॉल क्वेश्चन है एलआईसी एडीओ के। विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। इनमें से कौन सा जीवन व्यवसाय का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए रिस्क, सब्सिडी, एसेट्स या फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिलिटी। 10 सेकंड समय लगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 10 सेकंड समय। सही आंसर है सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। सब्सिडी जीवन बीमा का कारोबार का हिस्सा नहीं, ठीक है। देखिए 70 पोर्शन था, रिस्क इंश्योरेंस का पार्ट है, एसेट्स का पार्ट है, प्रिंसिपल मोटिलिटी ये आपका इंश्योरेंस का पार्ट होगा, लेकिन जो आपकी सब्सिडीज होती हैं ये इसका पार्ट है। सही आंसर हो गया सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु डिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ HLV ह्यूमन लाइफ वैल्यू। HLV यानी मानव जीवन मूल्य की अवधारणा किसने तैयार की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जॉर्ज सोरोज ने, वॉरेन बफेट्स ने, प्रोफेसर ह्यूबर्न ने या फिर मार्टिन लूथर किंग ने। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, हु डिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ HLV यानी ह्यूमन लाइफ वैल्यूज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर ह्यूबेनर, ठीक है। डॉक्टर सोलोमन एस ह्यूबेनर की अगर बात करें, ह्यूबेनर की बात की जाए तो ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ वैल्यू। दिस ही इज द क्रिएटेड विद मेकिंग HLV द स्टैंडर्ड्स मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग इंश्योरेंस वैल्यू एंड द नीड्स।
डॉक्टर सोलोमन एस ह्यूबनेर ने मानव जीवन मूल्य की अवधारणा को जन्म दिया। इस प्रकार उन्हें एचएलवी को बीमा मूल्य और की गणना का मानव तरीका बनाने का श्रेय दिया जाता है। और ये मैं लिख दिया यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखिए यहाँ पर एचएलवी की फुल फॉर्म पूछता है, इंश्योरेंस के अंदर क्या होती है, ह्यूमन लाइफ वैल्यूज, और ये तैयार किसने की थी, प्रोफेसर ह्यूबेन ने सर। प्रोफेसर ह्यूबेन है, सोलोमन एस ह्यूबेन जो है इनके द्वारा तैयार किया गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बड़े ही शानदार, पर्दा हट रहा है आपके सामने, और ये गोल्ड की बार आपको दिखा दे रही, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने सिंपल सा वन लाइनिंग फॉर्म में ले लिया आपके सामने। यह है आपका एसजीबी, सॉवरेन ग्रीन गोल्ड बॉन्ड सर। ग्रीन बॉन्ड भी होता है, गोल्ड बॉन्ड होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो कि आरबीआई के द्वारा जो गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट की है। गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, ठीक है, तो गोल्ड में ही आपका इन्वेस्टमेंट होगा, एक बॉन्ड की फॉर्म होगा, उस पर 2.5% का फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा। गोल्ड की वैल्यू में कोई भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन यहाँ 2.5% के साथ आपको मिलेगा सर। कैसे मिलेगा, देखिए सबसे पहले देखिए एसजीबी की अगर बात करते हैं, इसे इशू कौन करता है, आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर कितना होता है इस बॉन्ड का, 8 साल का होता है, वेरी इंपोर्टेंट जानिएगा। और एलिजिबल इन्वेस्टर कौन इसे खरीद सकता है, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दूसरा ट्रस्टीज खरीद सकती है, यूनिवर्सिटीज खरीद सकती है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, और इंडिविजुअल्स कोई भी आप और मैं खरीद सकते हैं इसके लिए सर। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट अंडर द फेमा। फेमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है, वो भी खरीद सकते हैं इसके लिए। दूसरी बात, मिनिमम डिनोमिनेशन कितना होगा, 1 ग्राम, यानी अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई खरीदना चाहे तो मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड का मतलब गोल्ड नहीं मिलेगा आपको, 1 ग्राम गोल्ड का आपको एसजीबी बॉन्ड मिलेगा, जिस पर 2.5% का रिटर्न आपको हर साल मिलता रहेगा। ये 8 साल की वैलिडिटी के साथ होगा सर। ठीक है, कौन खरीद सकता है कौन नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसका पार्ट देखिए इसके अंदर ही, यहां हम देखें तो मैक्सिमम डिनोमिनेशन कितना होगा, मिनिमम तो बताया 1 ग्राम, और मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं, तो देखिए हिंदू अनडिवाइडेड एंड द इंडिविजुअल इसे खरीद सकते हैं 4 kg तक, यानी 1 ग्राम से लेकर 4 kg तक हम इसमें परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रस्टेड और सिमिलर एंटिटीज है तो 20 किलोग्राम तक इसमें परचेज कर सकते हैं, यानी मिनिमम सबके लिए 1 ग्राम होगा, लेकिन HUF और इंडिविजुअल्स के लिए 4 किलोग्राम तक मैक्सिमम हम इसके अंदर से परचेज कर सकते हैं। जबकि ट्रस्टीज या सिमिलर एंटिटीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 20 किलोग्राम तक यहाँ पर परचेज कर सकते हैं सर। नेक्स्ट देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि टैक्सेबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 43। ध्यान, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो एसजीबी के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 2.5% जो कि फिक्स्ड होगा, और ये जो इंटरेस्ट होगा ये टैक्सेबल है। हाँ जी, टैक्सेबल है अंडर टैक्स रिबेटिव लेके टैक्सेबल अंडर सेक्शन टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 43 के तहत इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरव्यू कर सकते हैं। ठीक है, एसजीबी कैन बी हेल्ड इन डीमेट अकाउंट, तो डीमेट अकाउंट इसके लिए होना चाहिए आपके पास में। मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैश पेमेंट कितना दिखते हैं अंडर एसजीबी, 20,000 तक सर। इससे ऊपर के लिए चेक, डीडी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के द्वारा ही वैल्यू मिले। तो ध्यान रखना, कैश ट्रांजेक्शन जिसमें अवेलेबल है वो कितना है, 20,000 तक का हो सकता है। इस पर जो है टैक्सेबल है इनकम इसकी सेक्शन 43 के तहत, ध्यान 2.5% इंटरेस्ट होगा, और मैक्सिमम 20 kg तक आप इसमें परचेज कर सकते हैं यदि आप ट्रस्टी और सिमिलर एंटिटीज है, और अगर कोई इंडिविजुअल है तो 4 kg तक का गोल्ड इसमें परचेज कर सकते हैं। एसजीबी बॉन्ड आर सोल्ड थ्रू, किसके थ्रू खरीद सकते हैं, अगर आपको एसजीबी बॉन्ड खरीदना ही है तो आप शेड्यूल कमर्शियल बैंकों में जा सकते हैं, जिसमें आरआरबी को छोड़कर, वेरी इंपॉर्टेंट, आरआरबी इसको इशू नहीं करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक एसजीबी इशू नहीं करते। बाकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जाइए एक्सक्लूडिंग आरआरबी। पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा आपको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बीएससी मिल जाएगा, SCHIL मिल जाएगा, आइदर डायरेक्टली और द थ्रू एजेंट, किसी एजेंट के थ्रू भी आपको मिल जाएगा सर। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर सारा पोर्शन एक लाइन में लिया है। तो एसजीबी का पूरा पोर्शन यहाँ पे कवर है, इससे क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर जाकर नहीं आएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इस रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम आता है सामने, हु इज इश्यूअर ऑफ द 7 ग्रीन बॉन्ड। एसजीबी गोल्ड बॉन्ड को जारी करता है कौन, ए IRDA, सेबी, RBI या फिर PFRD। टेंशन के समय, और मेरे ख्याल से बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया आपके सामने, ये बच्चों का खेल हो गया, आप आंसर लगा सकते हैं इसके लिए। मेरे ख्याल से घड़ी को हटा देते हैं, घड़ी हट जाइए आप, आंसर है RBI, बिल्कुल सही आंसर। देखिए चैनल पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, चैनल पर आ रहे हैं प्लीज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा सर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको लगातार मिलती रहे। To be issued by the Reserve Bank of India on the behalf of the Government of India, the bond will be denominated in the multiple of the grams of the gold with a basic of unit 1 gram. The tenure of the gold bond, tenure of the bond will be period of the 8 years with exit option। 5वें साल में, 6ठे साल में, 7वें साल में आप बाहर भी निकल सकते हैं, यानी 5 साल के बाद आप जब चाहे इसको विड्रॉ कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम 8 साल तक होगा। टू बी एक्सरसाइज ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट डेट सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। What is the minimum denomination for which sovereign green bond is issued?
न्यूनतम मूल्य क्या है जिसके लिए सेवरन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाता है? ऑप्शन ए 8 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम या 1 ग्राम। टेंस के समय, और आपको अच्छे से पता है कि मिनिमम कितने ग्राम तक का सेवरन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जा सकता है? मेरे ख्याल से इसका आंसर भी आपको पता है, बड़ा इसलिए क्वेश्चन आपके लिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर बिल्कुल डी इज राइट, 1 ग्राम सर। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से देख लीजिए इसके लिए क्या हो रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड शैल बी 1 ग्राम विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ द सब्सक्राइबर कितना 4 kg तक ले सकता है फॉर इंडिविजुअल, 4 kg तक फॉर एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज इन एचयू ले सकता है, और ट्रस्ट एंड सिमिलरिटीज कितना ले सकता है इसके अंदर 20 kg तक इसके अंदर परचेज कर सकता है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड इंश्योरेंस प्लान हैज द लिस्ट और नो अमाउंट ऑफ सेविंग एलिमेंट? नीचे दी गई बीमा योजनाओं में से किसमें सबसे कम या कोई बचत तत्व नहीं है? ऑप्शन ए एंडोमेंट प्लान्स, होल लाइफ प्लान्स, मनी बैक प्लान्स या फिर टर्म इंश्योरेंस प्लान। टेंस के समय इंश्योरेंस की क्लास जिन लोगों ने ली है उनको इसका क्वेश्चन बड़ा ही आसान लगेगा, आसान लगा सकते हैं। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई सेविंग एलिमेंट नहीं है तो वो एक ही है, वो है आपका टर्म प्लान सर। ठीक है, तो टर्म इंश्योरेंस प्लान हैज द लिस्ट और नो अमाउंट ऑफ द सेविंग एलिमेंट। टर्म इंश्योरेंस डज नॉट हैव ए सेविंग एलिमेंट एसोसिएटेड विद इट। टर्म इंश्योरेंस प्लान में कम से कम या बिल्कुल भी बचत तत्व नहीं है, सावधि बीमा के साथ कोई बचत तत्व नहीं जुड़ा हुआ है सर। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, प्रीमियम कम जाती है, रिस्क कवर हाई होता है, रिटर्न होता है हमेशा 0। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। उससे पहले चैनल पर आए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी चैनल पर आए प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली इस वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। एन इंडिविजुअल विद एन एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल इज लाइकली टू फॉलो वेल्थ डैश इन्वेस्टमेंट स्टाइल। एक आक्रामक जोखिम प्रोफाइल वाले व्यक्ति के धन डैश जीवन निवेश शैली का पालन करने की संभावना है क्या? ऑप्शन ए कंसोलिडेशंस, गिफ्टिंग, अकुमुलेशंस या फिर आगे स्पेंडिंग। टेंस के समय लगाएं इसका सही आंसर। सही आंसर देख लेते हैं, सी अकुमुलेशंस। ठीक है, तो देखिए एन इंडिविजुअल विद एन अग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल इज लाइकली टू द फॉलो वेल्थ अकुमुलेशंस इन्वेस्टमेंट स्टाइल। एक आक्रामक जोखिम प्रोफाइल वाले व्यक्ति के धन संचय निवेश शैली का पालन करने के लिए संभावना है। तो आंसर होगा अकुमुलेशन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिसिप्ट्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट? निम्न में से कौन सरकार की कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच के अंतर को परिभाषित करता है? तो टोटल रिसिप्ट जो होंगी, टोटल रिसिप्ट के बीच का अंतर क्या होता है? उसे बजट डिफिट कहा जाएगा, रेवेन्यू डिफिट कहा जाएगा, इनकम डिफिट कहेंगे या फिजिकल डिफिट कहेंगे? टेंस के समय लगाए इसके आंसर। इकोनॉमी का क्वेश्चन आपके सामने, LIC एडीओ रिकॉल क्वेश्चन। कौन सरकार की कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है? सही आंसर है आपका फिजिकल डिफिट। फिजिकल डिफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इज टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो थोड़ी सी डेफिनेशन में आंसर में रही है, एक्चुअली जो टोटल रिसिप्ट की बात करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल वे के बीच का जो अंतर होता है एक्चुअली बजट डिफिट होता है। यहाँ पर फिजिकल डिफिट की डेफिनेशन आएगी, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके लिए सर। देखिए इसका जो सही एक्सप्लेनेशन है मैं आपके सामने थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे सर। यहाँ पर आप देखिए जो अलग अलग डिफिट्स हैं। देखिए बजट डिफिट्स क्या होता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट होता है उसे बजट घाटा कहा जाता है। बजट घाटे का मतलब होता है टोटल खर्चे माइनस टोटल रिसिप्ट सर। ठीक है, इसके अलावा देखिए फार्मूला होता है फिजिकल डिफिट का, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सपेक्ट बोरोइंग, यानी बोरोइंग अंदर से विदेशी बैंक से लेकर उधार को छोड़ते हुए। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी डिफिट, तो फिजिकल डिफिट में से यदि इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल देते हैं तो प्राइमरी डिफिट्स कहलाएगा सर। और यहाँ पर रेवेन्यू डिफिट क्या होगा, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का होता है सर। ठीक है, तो देखिए ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन अभी मैंने कल की क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था। अगर किसी साथी ने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है, अभी तक देखा नहीं है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि मैं इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूं, तो इस फार्मूले को जरा ध्यान रखिएगा आप लोग, ताकि इससे क्वेश्चन जब एग्जाम आएंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये बजट की बात करें, बजट आर्टिकल 112 में डिफाइन है। ठीक है, किस नाम से, AFS नाम से, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से, विधान रखिएगा सर।
तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम बाइट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो साथी अभी अपनी जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, बैंकिंग फाइनेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो बैंकिंग और फाइनेंस का कोड जो है 3,999 में हम आपके लिए प्रिपेयर करा देंगे। इसके अलावा जो जीएस स्टडी है, कंप्लीट जीएस स्टडी 5,999 में, इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स पूरा पोर्शन पढ़ने को मिलेगा। एसएससी का कंप्लीट पैकेज पढ़ने को मिलेगा, कुल 5,999 में। अगर आप क्वालिटी कंटेंट विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि बेहतर प्रिपरेशन आपकी हो ओनली जीएस प्लेटफॉर्म में सर ये, तो यहाँ जीएस की बहुत अच्छे प्रिपरेशन आपके लिए यहाँ पर हो सकती है, जिसमें हम आपको जो है पिछले 10 से 15 साल के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो हर टॉपिक्स आए हैं, वो सभी के साथ में आपको यहाँ पर कवर करेंगे। इंटरेस्टेड कंटेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाकर के अपने प्रोफाइल को फिल कर दीजिए सर। अपने मोबाइल के साथ मुझे आप इस मोबाइल पे ईमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या यूपीआई नंबर है जिस पर आप मुझे पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज करके क्लासेस का टाइम मुझसे ले सकते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे एग्जाम बाइट पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का सेशन मैराथन सेशन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर हम ले रहे हैं सर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसके अंदर से। विच अमंग द फॉलोइंग गिव अस ए क्लियर पिक्चर रिगार्डिंग द एक्चुअल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर। निम्न में से कौन हमें एक वित्तीय वर्ष में सरकार के वास्तविक उपयोग व्यय के बारे में स्पष्ट तस्वीर देता है? ऑप्शन ए फिजिकल डिफिक्ट्स, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिक्ट्स, या बजट डिफिक्ट्स, या फिर है रेवेन्यू डिफिक्ट्स। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। वित्तीय वर्ष में सरकार के वास्तविक उपयोग व्यय के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर देता है, कौन देता है हमें? तो इसका सही आंसर है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिक्ट्स। ठीक है, सही आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। Which among the following is the calculation of the borrowing of the government exclusive of the interest payment? निम्न में से कौन सा ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार को उधार करना है? तो ये तो बहुत सिंपल आंसर हो गया। प्राइमरी डिफिक्ट से, फिजिकल डिफिक्ट से, रेवेन्यू प्राइमरी डिफिक्ट से, या फिर आपका इफेक्टिव प्राइमरी डिफिक्ट से। तो सही आंसर इसका है, आपको पता है अभी मैंने फार्मूले दिखाए थे। जो साथी अपनी फार्मूले देख पाए हैं, वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिए। सही आंसर क्या है इसका? प्राइमरी डिफिक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बीच बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी के डाले हैं इस तरह के, लेकिन बाकी सारा इंश्योरेंस का पोर्शन है। ये एक फाइनेंस का क्वेश्चन है। इन विच सिटी हैज द सेंटर साइन अ 934 करोड़ डील विद द HSL टू रिफिट INS सिंधु कीर्ति सबमरीन? किस शहर में केंद्र ने INS सिंधु कीर्ति पनडुब्बी को फिर से फिट करने के लिए HSL के साथ 934 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए? आपका ऑप्शन ए जयपुर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, या है अहमदाबाद। 10 के समय लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 के समय समाप्त होता हुआ। सही आंसर है आपका विशाखापट्टनम सर। ठीक है। द डिफेंस मिनिस्टर ऑन मंडे साइन अ मोर देन 900 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट 934 करोड़ विद द स्टेट ऑन हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम फॉर आवर रिफिट ऑफ द किलो क्लासेस। ठीक है, किलो क्लासेस सबमरीन INS सिंधु कीर्ति सर। ठीक है, तो इसको फिट करने के लिए जो है HSL यानी कि आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में 934 करोड़ की डील की गई है सर, ताकि किलो क्लास सबमरीन जो है हमारी उसको जो है फिट किया जा सके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले देखिए, रिसेंटली ये अवार्ड हैं अभी के बिल्कुल रिसेंट के जो अवार्ड है, क्योंकि देखिए जब भी कोई एग्जाम्स होता है तो जानना जिस महीने एग्जाम है उस महीने का और उससे पिछले महीने का डेटा तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कम से कम 8 महीने का, 6 से 8 महीने का डेटा आपको आना चाहिए। तो यार रिसेंट में जो अवार्ड है, जिनकी उम्मीद है मुझे कि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो रिसेंट में जो अवार्ड हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक है मराठा उद्योग रत्न अवार्ड 2023 की बात करते हैं, ये मिला है नीलेश संबारे को सर। नीलेश संबारे जी को मिला है। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन AU के द्वारा, तो ये इंडियन अमेरिकन डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिला है सर। ध्यान रखना, कोई भी भारतीय किसी भी रूप में, भारतीय कहीं इंडिया में, इंडिया के बाहर कहीं भी अगर किसी भारतीय को अवार्ड मिला है तो उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पोलैंड्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल किसको मिला? यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को अवार्ड दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल किसको मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूनिवर्सिटीज ऑफ द टेक्सास मिला है नवीन जिंदल को। ठीक है, नवीन जिंदल इंडिया के, इनको मिला है अवार्ड। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 किसको मिला है? जम्मू कश्मीर आलिया मीर को सर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे रिसेंट के क्वेश्चन में, तो ये इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। बीच में इस प्रकार के वन लाइन क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे। रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड। रिस्क पूलिंग के माध्यम से रिस्क ट्रांसफर को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रिस्क मिटिगेशंस कहते हैं, या डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, या इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या इंश्योरेंस कहते हैं। टेंस में रिस्क पूलिंग के माध्यम से रिस्क ट्रांसफर को कहा जाता है क्या?
एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 10 सेकंड समय समाप्त होने वाला है और इसका सही आंसर दे लेते हैं। सही आंसर है इंश्योरेंस। ठीक है सर, तो इंश्योरेंस इज अ रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पुलिंग, बीमा जोखिम पुलिंग के माध्यम से जोखिम हस्तांतरण है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, द मेजर्स टू रिड्यूस चांस ऑफ द अक्यूरेंस ऑफ द रिस्क आर नोन एज डैश, जोखिम होने की संभावना को कम करने के लिए उपायों को डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? लॉस प्रिवेंशन के रूप में जाना जाता है, लॉस प्रिवेंशन या रिस्क रिटेंशन के रूप में जाना जाता है, या रिस्क ट्रांसफर, या फिर आपका रिस्क अवॉइडेंस। 10 सेकंड समय लगाएं इसके आंसर। द मेजर्स टू रिड्यूस चांस ऑफ द occurrence of the risks are known as dash। सही आंसर लॉस प्रिवेंशन। देखिए, द मेजर ऑफ द रिड्यूस चांस ऑफ द अक्यूरेंस आर नोन एज लॉस प्रिवेंशन, घटना की संभावना कम करने के उपायों को हानि निवारण के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से, ये LIC एडीओ में लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरर इट बिकम पॉसिबल डैश, बीमा करते हुए जोखिम स्थान करने से ये संभव हो जाता है। क्या संभव हो जाता है? ऑप्शन ए, टू मेक मनी फ्रॉम इंश्योरेंस इन द इवेंट ऑफ अ लॉस, या फिर टू बिकम केयरलेस अबाउट आवर एसेट्स, या फिर टू एंजॉय पीस ऑफ माइंड एंड प्लान वंस बिजनेस मोर इफेक्टिवली, या फिर आपका होगा टू इग्नोर द पोटेंशियल रिस्क फेसिंग आवर एसेट्स। 10 सेकंड समय लगा इसका आंसर। बाई ट्रांसफर रिस्क टू इंश्योरेंस, भाई अगर हमने एक पॉलिसी करा लिया, पॉलिसी कराने के बाद जिम्मेदारी किसकी हो गई? इंश्योरेंस कंपनी की, तो फिर आप क्या करेंगे? आप इंजॉय करेंगे पीस ऑफ माइंड। सही आंसर को ऑप्शन सी, द इंजॉय पीस ऑफ माइंड एंड प्लान वन बिजनेस मोर इफेक्टिवली सर। इसका सही आंसर होगा ये सर। ठीक है, ऑप्शन सी। तो जब आप बीमाकर्ता को जोखिम स्थानांतरित कर देते हैं तो ये संभव होता है कि आप इंजॉय करेंगे और किसी दूसरे बिजनेस पर काम धंधे पर अपने ध्यान फोकस कर पाएंगे सर। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा इसके अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन। आज का ये मैराथन सेशन LIC एडीओ के लिए समर्पित है तो सभी साथी इस क्वेश्चन पर ध्यान देखिएगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके LIC एडीओ के अंदर आपको मिल सकते हैं। ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस टू डैश, आधुनिक बीमा व्यवसाय की उत्पत्ति का पता डैश से लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए, लायलॉट, या फिर रोड्स बॉटमरी, या फिर मल्होत्रा कमेटी। 10 से समय लगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 10 से समय समाप्त। आंसर है लॉयड। ठीक है, तो लॉयड द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न कमर्शियल इंश्योरेंस बिजनेस एज प्रैक्टिस्ड टुडे कैन बी ट्रेस्ड बाय लॉयड कॉफी हाउस। लॉयड कॉफी हाउस इन लंदन, ये लंदन में, traders who used to gather there would agree to share the losses of their goods being carried by ship due to perils of the sea। आधुनिक वाणिज्य बीमा व्यवसाय की उत्पत्ति आज के रूप में लंदन में लॉयड कॉफी हाउस में देखी जा सकती है। व्यापारी जो सुमाह इकट्ठे होते थे, समुद्र के संकटों के कारण जहाज द्वारा ले जाए जा रहे माल के नुकसान को साझा करने के सहमत होते हैं। तो ये कौन थे आधुनिक बीमा के लिए? लॉयड सर। आंसर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। LIC गोट RBI अप्रूवल टू होल्ड हाउ मच परसेंट स्टेक इन इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक के अंदर जो LIC के द्वारा जो प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी गई है उसकी कितनी मंजूरी दी RBI ने? ऑप्शन ए, LIC में LIC का जो स्टेक हैगा इंडसइंड बैंक में कितना? 9% होता है, 99%, 89%, या फिर 9.79%। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, समय लगाएं इसका सही आंसर। LIC got RBI approval to hold how much percent stake in IndusInd Bank? सही आंसर 9.99% सर। ठीक है, ध्यान रखना। India's largest insurer, Life Insurance Corporation of India, has been allowed by the Reserve Bank of India to raise its holding to private lender Insurance Bank 9.90% from the existing 4.95%। तो पहले इसकी 4.95% की स्टेक थे, जो बढ़कर अब कितने हो गए? 9.90%। तो ध्यान में इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर टिप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, उससे पहले देखिए एक MSME डेफिनेशंस पे क्वेश्चन जो एग्जाम पूछ जाएगा, आपसे ध्यान रखिएगा कि न्यू MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की जो न्यू डेफिनेशंस है एज पर 26 जून 2020। ठीक है, कंपोजिट क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड एनुअल टर्नओवर। ठीक है, तो नई डेफिनेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड एनुअल टर्नओवर के यहाँ पर डिफाइन की गई है। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। जो नई डेफिनेशन वो क्या कहती है सर? वो बताती है कि अगर आप माइक्रो इंडस्ट्रीज आप सेटअप लगाते हैं तो माइक्रो इंडस्ट्री को कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे, इसके लिए समझिएगा। तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट यदि आपकी मैक्सिमम 1 करोड़ तक आ रही है,
और उसका टर्नओवर आपका कितना रहा 5 करोड़ तक, यानी इसका जस्ट 5 गुना जितनी इन्वेस्टमेंट कोस्ट का 5 गुना। तो यदि इन्वेस्टमेंट कोस्ट 1 करोड़ है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक आ रहा है तो ऐसी कंपनी को माइक्रो एंटरप्राइजेस के रूप में कैटेगराइज किया जाएगा। यदि स्मॉल इंडस्ट्री की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कोड अगर आ रही है 10 करोड़ तक और उसका 5 गुना, कितने 5 गुना हो रहा है, देखो यहाँ पे सर टर्नओवर कितना 50 करोड़ आ रहा है, तो ये कंपनी स्मॉल कैटेगरीज में काउंट होगी, नहीं स्मॉल एंटरप्राइजेस काउंट होगी। जबकि मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनी तब काउंट की जाएगी सर जब उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो हैगी वो कितनी आनी चाहिए 50 करोड़ रुपए, 1 10 50, जैसे 1 10 50 और इसका 5 गुना कर दो कितना होगा 250 करोड़ रुपए टर्नओवर आ रहा है। तो ये आपकी डेफिनेशन से इसको ध्यान रखना 26 जून 2020 के हिसाब से। इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं एमएसएमई सेक्टर्स की बात करें और जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट में 30% का है, जिसमें सरकार का टारगेट है 2029 तक इसको 50% तक लेके जाना है। ठीक है, अब इंडियन इकोनॉमी बैकबोन क्यों है कि सबसे बड़ा योगदान जो इनकम में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन 30% है सर, है ना। टोटल एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन बात करें तो 50% इस समय एक्सपोर्ट करने, पूरे भारत का 50% एक्सपोर्ट जो है एमएसएमई के माध्यम से, जिसको टारगेट किया है 2029 तक भारत सरकार ने कि 75% इसको इंक्रीज करना है सर। ठीक है, एमएसएमई डे मनाते हैं 27 जून को, जो कि 2017 से मनाना शुरू किया गया है। एमएसएमई 27 जून को हर साल मनाया जाता है सर। और याद रखिएगा जो इसकी थीम रही है 2022 की वो थी रिसाइलेंस एंड द रिबिल्डिंग एमएसएमई फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लचीलापन और पुनर्निर्माण विकास के लिए एमएसएमई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान रखना। आपसे इस पर क्वेश्चन बन सकता है, आपसे इन पर क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बता दें एमएसएमई डे कब मनाते हैं हम लोग 27 जून को मनाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉइंट है सर ये। बीच बीच में ऐसे एमसीक्यू आपके वन लाइन की फॉर्म में आपको दिखते रहेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आपकी स्क्रीन पर, ये रहा प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायरमेंट फॉर द क्लासिफिकेशन एज अ माइक्रो एंटरप्राइज। ना माइक्रो की बात कर रहा है, माइक्रो एंटरप्राइजेज वेयर द इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एग्जिट करोड़ रुपीज एंड द टर्नओवर डज नॉट एग्जिट 10 करोड़ रुपीज। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, माइक्रो के लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को 50 करोड़ टर्नओवर 250 करोड़ तक होना चाहिए, उसे माइक्रो कहेंगे। ये इन्वेस्टमेंट को 10 करोड़ टर्नओवर कितना 50 करोड़ तक होना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ 5 करोड़ तक का टर्नओवर होना चाहिए, या नन ऑफ द अबव। टेंशन समय लगा इसका सही आंसर। यदि अभी आपने एमएसएमई की नई डेफिनेशन पढ़ी है तो उसके हिसाब से इसका सही आंसर होगा, सही बिल्कुल आप लोगों ने जो सोचा है बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1 करोड़ एंड टर्नओवर 5 करोड़ सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में पढ़ेंगे, ये रहा द गवर्नमेंट हैज स्लैश्ड द जीएसटी रेट ऑन द एथेनॉल मीट फॉर ब्लेंडिंग अंडर द एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम 80%। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत मिश्रण के लिए बने एथेनॉल पर जीएसटी दर को 18 से घटाकर कितना कर दिया है। ऑप्शन ए 28%, 10%, 12% या 5%। टेन के समय लगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम 18%। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, टेन से समाप्त, और सही आंसर है 5% सर। ठीक है, जानना the government has slashed the goods and service unit GST rate on the ethanol mint for the blending under the ethanol blended petrol program 5% from 80%। तो कितना कर दिया 5%, पहले कितना 18% था। जानना हर साल 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, जीएसटी डे मनाते हैं सर, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू हुआ था। ध्यान रखना, जीएसटी के अंदर बात करें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कितने डिजिट होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर में डिजिट कितने होते हैं, ये आपको जो चैट बॉक्स में बताना है। हालांकि इसका मैंने आगे आपको वन लाइन की फॉर्म में ये डिजिट वाले क्वेश्चन दिए हैं आपको मैंने आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज फाउंड बाय मर्ज इन 3 बैंक्स ऑफ द बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। निम्न से कौन सा बैंक 3 बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर बनाया गया था। ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक बनाया गया, या अवध कमर्शियल बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, या सिडबी बनाया गया था सर। टेन के समय लगाए किसी आंसर। Which of the following bank is formed by the merging the 3 banks, Bank of Bengal, Bank of Bombay, Bank of Madras। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 समय जो कि समाप्त। अब सही आंसर है इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 3 बैंक जो थे उनका मर्जर किया था 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, इट एक्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसने सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया, देश के सेंट्रल बैंक ने एक्ट एज ए सेंट्रल बैंक काम किया था। ये क्वासी सेंट्रल बैंक टिल द एस्टैब्लिश द आरबीआई 1995। तो आरबीआई के एस्टैब्लिश से पहले देश के सेंट्रल बैंक के रूप में इसने काम किया। इसके बाद थोड़ी जानकारी लीजिए। देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 को स्टैब्लिश हुआ था, जिसके फाउंडर थे जॉन मेनार्ड कैंसर। बैंक ऑफ बंगाल 1800 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये बात ध्यान रखिएगा, सेविंग अकाउंट कॉन्सेप्ट को लाने वाला देश का पहला बैंक कौन है, बैंक ऑफ बंगाल, जिसे उस समय प्रेसिडेंसी बैंक भी कहते थे ना। ऑप्शन में अगर आपको ऑप्शन में प्रेसिडेंसी बैंक मिले वो भी आंसर सही है, अगर वो ऑप्शन ना तो बैंक ऑफ बंगाल आप आंसर लगा दीजिए 8033 में। और याद रखना चेक सिस्टम भी 8033, ये थोड़ा गलत है, ये भी यहाँ पर सर जाना, चेक सिस्टम भी 8033 में आया था सर,
और सेविंग अकाउंट कॉन्सेप्ट को लाने वाले भी पहले बैंक। और ये पहला बैंक था भारत का जिसने अपना नाम बदला था। देखिए इस बैंक की बात करें तो 1806 में इसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक है। और 1809 में इस बैंक ने अपना नाम बदल कर दिया बैंक ऑफ बंगाल सर, ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल कर दिया सर। तो बैंक ऑफ कलकत्ता से इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल किया गया। ये पहला देश का बैंक था जिसने अपना नाम बदला था। इसके अलावा देखिए फर्स्ट फॉरेन ब्रांच ने ओपन की थी कहाँ पर, कोलंबो में, जो कि आज कहलाता है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। और ये ब्रांच आज भी चल रही है और आज आप स्टेट बैंक का नाम जानते हैं सर। इसके अलावा देखिए बॉम्बे, मद्रास खुला था, इन तीनों को मर्जर करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था ताकि देश के अंदर बैंक सिस्टम को मैनेज किया जा सके, ठीक है। और आरबीआई के रिगार्डिंग जो कमीशन उसका नाम क्या है, हिल्टन कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं, फॉर इंडियन करेंसी फाइनेंस या आरबीआई के नीचे, ठीक है, जिसकी रिकमेंडेशन पर देश में आरबीआई की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हु वॉन गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता। देखिए अभी तक ये अवार्ड जो था ये जीते गए थे आपके कई लोगों द्वारा, लेकिन 2 भारतीय हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। ऑप्शन ए वेलोडी डे गलहू, या फिर आपका जेरोमन पॉवेल, या फिर है रघुराम राजन, या फिर है शक्तिकांत दास। टेंशन का समय लगा इसका सही आंसर। इस साल 2023 का हु वॉन गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसी टाइम में से जेरोम पॉवेल जो है आपकी अमेरिका के फेडरल रिजर्व की हेड हैंगी, रघुराम राजन जी पहले व्यक्ति थे जिनको ये अवार्ड मिला था, और दूसरे हैं शक्तिकांत दास जी। ध्यान, प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर साहब हैं शक्तिकांत दास जी, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। दास हैज बिकम द सेकंड गवर्नर, जाना सेकंड गवर्नर सर टू गेट दिस अवार्ड आफ्टर रघुराम राजन। पहले अवार्ड जीता था रघुराम राजन ने, उसके बाद उन्होंने सर हु हैज अवार्ड बैक इन 2015। तो रघुराम राजन ने 2015 में अवार्ड जीता था सर, और 2023 का जीता है किसने, इन्होंने सर। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास हैज नेम्ड द गवर्नर ऑफ द ईयर बाय द इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग सर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब देखिए आपके सामने पर्दा हट रहा है, कुछ यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने आने जा रहा है सर। सही देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन इंपॉर्टेंट है हमारे सामने। आहो इंश्योरेंस रिगार्डिंग DICGC क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि बैंकों में जमा धन का इंश्योरेंस करता है। अगर किसी प्रकार की बैंक में मिसहैपनिंग हो जाती है, बैंक कॉलेप्स कर जाते हैं, तो उस केस में डिपॉजिटर्स को एटलीस्ट 5 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस कवरेज है वो इसके द्वारा दिया जाता है सर। इसके बाद जान लीजिए यह एस्टैब्लिश हुआ था 15 जुलाई 1978 को अंडर DIGC एक्ट 1961। क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है। दूसरी बात करते हैं ऑथोराइज कैपिटल उस समय कितनी थी इसकी, 50 करोड़। याद रखना ऑथोराइज कैपिटल थी 50 करोड़ रुपया। और स्टेक इसमें 100% आरबीआई की नहीं, आरबीआई की सब्सिडरी है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और प्रेजेंट में चेयरमैन है माइकल डी पात्रा, जो कि आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है सर, ठीक है। जानना इंश्योर्ड बाय DIGC किसको इंश्योरेंस करता है, जानना बैंकों में जितने भी आपके पब्लिक डिपॉजिट है, यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आरडी और एफडी अकाउंट। देखिए कास्ट सर आपकी फॉलोइंग होती है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है। तो इनमें जितना जमा धन है उस पैसे पर क्या बनती है, आरबीआई की लायबिलिटी बनती है, बैंकों की लायबिलिटी बनती है, और बैंक जो होते हैं इस लायबिलिटी को अपना पूरा करते हैं सर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा यहाँ पर। दूसरी बात, बैंक इंश्योर्ड बाय DIGC कौन, लैब यानी लोकल एरिया बैंक, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लोकल एरिया बैंक 5 करोड़ होते हैं। आरआरबीज कमर्शियल बैंक एंड अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, तो ये जो है इनमें जमा जितना भी धन होता है उसका इंश्योरेंस किया जाता है। और मैक्सिमम डिपॉजिट कितना होगा, 5 लाख का होगा। यदि कोई बैंक डूबता है तो उस केस में विद इन 90 डेज के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी इसकी रहती है सर। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका प्रीमियम कितना है, देखिए 100 रुपीज़ के नोट के लिए इसका प्रीमियम है 12 पैसा। जानना पूरे साल का पैसा कितना, 12 पैसा। यानी बैंक में यदि आपने 100 रुपये जमा किए तो प्रत्येक 100 रुपये के नोट के लिए 12 पैसे के बिहाफ पर प्रीमियम बैंक पे करेगा। बैंक पे करेगा किसके लिए, DIGC को। और ये पैसा क्या जाता है 6 महीने पे, यानी कि पहले 6 पैसा जाता है पहले 6 महीने के लिए, 6 पैसा अगले 6 महीने के लिए जाता है सर। तो इस प्रकार से बैंक इसको छमाही रूप में पे करता है, टोटल साल का 12 पैसा प्रीमियम पे करता है, और 100 रुपये का नोट ये इंश्योर कर देता है। इन केस को नोट जल जाए, फट जाए, चोरी हो जाए, या फिर मान लीजिए कल को बैंक कॉलेप्स कर जाता है, तो उस केस में आपका डिपॉजिट इसको कितना मिलेगा, 5 लाख रुपये तक का मिलेगा। पहले ये 1 लाख का अमाउंट था, लेकिन 4 फरवरी 2020 के दिन निर्मला सीतारमण जी ने इसको 5 गुना बढ़ा करके कर दिया, 5 लाख कर दिया। तो बैंक आज के दिन में अगर डूबता है तो अकाउंट होल्डर को सभी अकाउंट्स के टोटल डिपॉजिट का 5 लाख तक का मैक्सिमम कवरेज मिल जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे आपकी स्क्रीन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ DICGC। DIGC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है प्रोटेक्ट द लार्ज कॉर्पोरेट फ्रॉम गोइंग बैंकरप्ट, या फिर प्रोटेक्ट द बैंक टू फेल, या फिर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर्स, या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव। 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 10 सेकंड समय।
ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा। बैंकों में जमा धन का इंश्योरेंस करता है तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर्स, सही आंसर होगा सी इज राइट आंसर। तो डीआईसी जीसी इंश्योरेंस ऑल बैंक डिपॉजिट सच एज ए सेविंग फिक्स्ड करंट रिकरिंग ईटीसी expect the following type of the deposit: any amount which has been specifically exempt by the corporation with the previous approved by the RBI सर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा सर। तो बैंकों में जमा धन का इंश्योरेंस करता है सर, ठीक है, ध्यान रखना। गवर्नमेंट डिपॉजिट्स होते हैं उसका इंश्योरेंस नहीं करता, जो फॉरेन डिपॉजिट्स होते हैं उसका इंश्योरेंस नहीं करता, बैंकों के डिपॉजिट होते हैं उनका इंश्योरेंस करता है, सिर्फ पब्लिक डिपॉजिट होते हैं उनका इंश्योरेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंटरेस्ट ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट इज कंपाउंडेड डैश, बचत बैंक खातों पर ब्याज चक्रवृद्धि है, क्या है? ऑप्शन ए हाफ ईयरली, डेली, क्वार्टरली या ईयरली। 10 सेकंड समय लगाए इसका सही आंसर। सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो चक्रवर्ती डैश है, क्या है? हाफ ईयरली बेसिस पर, डेली बेसिस पर, क्वार्टरली या डेली? सही आंसर होगा डेली बेस पर, ठीक है सर। तो इन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट कैन बी कंपाउंडेड आइदर डेली, मंथली और क्वार्टरली, and you can earn interest on the interest earned up to that point. The more frequently interest as added to your balance, the faster your saving will to go. देखिए बात ध्यान रखिएगा, अगर सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा 24 घंटे लिए आप छोड़ते हैं उस पर डेली बेस पर आपके जो है ब्याज का काउंटिंग होती है हर महीना। सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है कमर्शियल बैंक खुद तय करते हैं, ये बात ध्यान, क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है। सेविंग का रेट बैंकों द्वारा खुद तय किया जाता है और सेविंग का रेट जो होता है वो डेली बेस पर काउंट किया जाता है और डेली बेस का काउंटेड पैसा जो होता है विद इन 3 मंथ, जानना विद इन 90 डेज आपके अकाउंट में उसका इंटरेस्ट का पैसा अकाउंट में ट्रांसफर बैंक को करना ही होता है, चाहे वो जल्दी कर दे बाद में कर दे, लेकिन विद इन 90 डेज के अंदर पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, सेविंग अकाउंट जो भी ब्याज का पैसा बनता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Reserve Bank of India's banknote survey of consumer finding has revealed from the how many rupees that the most preferred banknote। Reserve Bank of India के बैंक नोट सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स की खोज से पता चला है कि कितने रुपए का नोट सबसे पसंदीदा बैंक नोट है। कौन सा नोट पसंद किया जाता है सर? 50 रुपए का, 500 का, 200 का या 100 रुपए का? 10 समय लगा इसका आंसर। बैंक नोट सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइंडिंग, इसके अनुसार सबसे पसंदीदा नोट जो है जनता द्वारा पसंद किया जा रहा है वो कौन सा नोट है? तो इसका सही आंसर दे लेते हैं, सही आंसर है 100 रुपए का नोट सर। देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक नोट सर्वे ऑफ द कंज्यूमर फाइंडिंग हैज रिलीव्ड द ₹100 हैज द मोस्ट प्रीफर्ड बैंक नोट वाइल 2000 यानी 2000 हैज बी द लीस्ट प्रीफर्ड नोट, यानी कि सबसे ज्यादा पसंदीदा नोट कौन सा है? 100 रुपए का है, और सबसे कम पसंद नोट कौन सा है? वो है 2000 रुपए का, इसे भी ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम? भीम का पूर्ण रूप क्या है सर? ऑप्शन ए भारत इंटरमीडिएट फॉर मनी, या भारत इनिशिएटिव फॉर मनी, या भारत इंटरफेस फॉर मनी, या फिर नन ऑफ दिस। एक क्वेश्चन, चलो ऑप्शन 10 के समय लगाएं इसका सही आंसर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आज मैराथन क्लास है तो मैराथन क्लास में आपके परसों क्लासेस के लिए इतना डेटा आपको मिल जाएगा कि एटलीस्ट आपका जो है पेपर्स में काफी डेटा क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। सही आंसर है भारत इंटरफेस फॉर मनी। देखिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम इज एन ऐप दैट लेट्स यू मेक सिंपल इजी एंड द क्विक पेमेंट ट्रांजेक्शन यूजिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई के माध्यम से फंड कहीं भी ट्रांसफर करते हैं, और जिसकी लिमिटेशन है वो कितनी? 1 लाख रुपए पर डे, या 1 लाख रुपए जो है एक बार में सर पर डे कर सकते हैं, या एक बार में कर सकते हैं 1 लाख पर ट्रांजेक्शन और ₹1 लाख पर डे। इफ यू आर न्यू यूजर यू आर अलाउड ट्रांजेक्शन और टू अप टू 5000 रुपीज फॉर द फर्स्ट 24। देख लेते, अगर आप भीम के पहले यूजर है, नए यूजर हैं, तो पहले 24 घंटे के लिए आप 5000 ही उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, ज़्यादा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। उसका लिमिटेशन कितनी होगी? 1 लाख रुपए एक बार में या एक दिन के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बात तो ध्यान रखना, यूपीआई की जो नई अपडेट 1 अप्रैल 2023 लागू, इसके अनुसार यूपीआई के द्वारा आप एक दिन में मैक्सिमम 10 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं? 10 बार, ठीक है, एक अकाउंट से, ओनली 1 अकाउंट है ना, एक अकाउंट से, ठीक है, एक अकाउंट से यूपीआई द्वारा मैक्सिमम 10 बार लेन देन कर सकते हैं। अगर आपका दूसरा अकाउंट है तो दूसरे अकाउंट से भी 10 बार कर सकते हैं, तीसरा अकाउंट से 10 बार कर सकते हैं, यानी एक अकाउंट से यूपीआई के थ्रू मैक्सिमम 10 बार लेन देन किया जा सकता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजिटल ट्रांजेक्शन इन इंडिया? इनमें से कौन सा भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है? ऑप्शन ए पेटीएम, एटीएम ट्रांजेक्शंस, कैश ट्रांजेक्शन, या फिर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। 10 सेकंड समय लगाएं इसके सही आंसर। क्वेश्चन को ध्यान देखिए, समझिए और उसके बाद आंसर लगाइएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल ट्रांजेक्शन इन इंडिया। इनमें से कौन सा भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है? पेटीएम, एटीएम ट्रांजेक्शन। सही आंसर दे लेते हैं तो वह है कैश ट्रांजेक्शन सर। ठीक है, बाकी सब क्या है? डिजिटल ट्रांजेक्शन। देखिए ध्यान रखिए यहाँ पर पेटीएम से हुआ है, एटीएम से हुआ है, क्रेडिट कार्ड से हुए, सब आपके जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन है, लेकिन कैश ट्रांजेक्शन जो है उसमें काउंट नहीं होता सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, उससे पहले फिर से पर्दा हट रहा है, इसका कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं मनरेगा की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपके सामने। सबसे पहले रिसेंटली अपॉइंटमेंट 2023, अभी अब मैं यानी कि अभी आपका जो अप्रैल मंथ में अभी तक जो मार्च अप्रैल के मंथ में जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी बात करते हैं। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी सीटीओ अपॉइंट किए गए हैं विशाल कन्वेती जो हैं अपॉइंट किए गए हैं एनपीसीआई सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी अपॉइंट किए गए संजय अग्रवाल जी। एनडीटीवी के डायरेक्टर बने यूके सिन्हा जी जो कि पहले सेबी के चेयरमैन थे, अब जो है एनडीटीवी के डायरेक्टर अपॉइंट किए उपेंद्र कुमार सिन्हा जी। चीफ ऑफ नासा मून टू मार्स प्रोग्राम के जो आपके चीफ बनाए गए वह हैं अमित क्षत्रिय जी। इसके अलावा हीरो मोटरकॉर्प के जो लिमिटेड के सीईओ हैं वह है निरंजन गुप्ता जी सर। ठीक है, पीटीसी यानी प्रेस ट्रस्ट काउंसिल के चेयरमैन एंड एमडी अपॉइंट किए राजीव के मिश्रा जी। और आरबीआई ईडी यानी आरबीआई के जो डी मार्क कीजिएगा, ये आरबीआई लिख गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली आरबीआई में ईडी जो अपॉइंट किए गए हैं वो है आपके नीरज निगम जी सर। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट ऑफ एफएलडी यानी कि एफएलओ यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, एफएलओ की फुल फॉर्म क्या है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। इसके हैं सुधा शिवा कुमार जी। ठीक है, वारंट ऑफिसर ऑफ द यूके रॉयल एयरफोर्स में कौन बनाया? सुब्रमण्यम जी को बनाया गया वारंट ऑफिसर ऑफ यूके रॉयल एयरफोर्स के अंदर। और प्रेसिडेंट ऑफ एनआरएआई नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कौन है? ये है आपके कलेश सिंह जी। ठीक है, कलिकेश सिंह जी जो है इसका अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ऑफ द एनआरएआई के साथ। इसको इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज ओटीपी इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन? क्रेडिट कार्ड लेन देन में ओटीपी क्या है? ऑप्शन ए ऑनर इज ट्रेडिंग पास कोड, या ओड ट्रांजेक्शन पासवर्ड, या वन टाइम पिन कोड, या है वन टाइम पासवर्ड। एक क्वेश्चन चार ऑप्शन 10 से समय लगाएंगे इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन चार ऑप्शन 10 से समाप्त और सही आंसर है वन टाइम पासवर्ड। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, बड़ा क्वेश्चन जानते हैं सर। ठीक है, ओटीपी की बात करते हैं तो ओटीपी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक that back to 1982 it was invented by the फ्रैंक मिलर इसको लॉन्च किया था सर, ध्यान रखना 1882 के अंदर। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड ओटीपी जो है इसको स्टार्ट, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत इस बात क्वेश्चन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सर। वन ऑफ द आइटम इज नॉट रिलेटेड विद ई बैंकिंग, इनमें से कौन सा एक आइटम ई बैंकिंग संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, या एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, या है डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी, और सीडीएम यानी कैश डिपॉजिट मशीन। 10 के समय लगा इसका आंसर। ई बैंकिंग से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा? तो आई थिंक ऑप्शन ईसीएस हो गया, एटीएम हो गया, सीडीएम, ये सब ई बैंकिंग संबंधित है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट नहीं है। सही आंसर होगा डीडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले जो साथी चल पाए प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए सर, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है सेशन की वो आपको लगातार मिलती रहे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर? इनमें से किसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आरटीजीएस, एनईएफटी, स्विफ्ट, या फिर नन ऑफ दिस। 10 समय लगा इसका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर? निम्न में से किसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण किया जाता है सर? तो देखिए, इंडिया में कहीं भी पैसा भेजना तो आप एनईएफटी के द्वारा भेज सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट कोई भी नहीं, मिनिमम मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। बट आरटीजीएस से अगर भेजते हैं तो 2 लाख या इससे ऊपर का अमाउंट या भेज सकते हैं, इससे नीचे नहीं भेज सकते सर। ठीक है, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर होगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन स्विफ्ट के माध्यम से आप देश के बाहर कहीं भी पैसा भेज सकते हैं, तो इसका आंसर होगा आंसर स्विफ्ट, द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम्युनिकेशन। ठीक है, द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम्युनिकेशन। एनईएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, याद रखना इसका पुराना नाम क्या है? ईएफटी था पहले इसका नाम, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो कि बाद में 2004 में क्या हो गया? एनईएफटी हो गया सर। आरटीजीएस से रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट यानी एक ही कमांड में फंड ट्रांसफर सर। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप मेरे चैनल पे जो आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन की वीडियो है
ठीक है, उसको देख लीजिए। इसमें आरटीजीएस, एनईएफटी और स्विफ्ट के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। डिजिटल बैंकिंग क्या होती है, मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है, वो सारे पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे आपके, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दिया है सर। स्विफ्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय ईसीबी इन फाइनेंशियल टर्म? वित्तीय वर्ष शर्तों में हम ईसीबी से हमारा क्या मतलब है? ऑप्शन ए एक्सटर्नल क्रेडिट बिजनेस, एसेशनल कमर्शियल बोरोइंग, या है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, या फिर है एसेशनल क्रेडिट एंड बोरोइंग। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय समाप्त। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समाप्त। अब सही आंसर दे लेते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग सर। ठीक है, क्या होता है ये? ईसीबी या बाहरी वाणिज्य उधार, जैसा कि इसके विस्तारित रूप से जाना जाता है, एक ऐसा साधन है जो भारतीय फर्मों और संगठनों को भारत के बाहर से विदेशी मुद्राओं में धन जुटाने में मदद करता है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उससे बढ़ने से पहले आपके सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का थोड़ा बेसिक पोर्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में स्टैब्लिश होता है। ठीक है, ध्यान 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ था और 49 में 1 जनवरी 49 को ये नेशनलाइज किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका, और हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन स्टैब्लिश हुआ था। ध्यान रखिएगा। पहले गवर्नर थे आरबीआई कौन? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे सर। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख जी। और 25वें गवर्नर प्रेजेंट में जो चल रहे हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास जी, जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हाल ही में दिया गया है। आरबीआई द्वारा जो जीडीपी फोरकास्ट की गई रिसेंट में वो है 6.4%, यानी भारत की जो जीडीपी है वो 6.4% रफ्तार से बढ़ेगी सर। ठीक है, और इन्फ्लेशन जो काउंट किया आरबीआई ने, वो कहा है कि सीपीआई में 5.66% तक इन्फ्लेशन रेट रहेगा सर। ठीक है, यहाँ पे भी जान लीजिए जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर ले लिया गया है। बैंक रेट 6.75% है, रेपो रेट 6.50, फिक्स्ड रिवर्स रेट 3.35%, इसी प्रकार सीआरआर का पोर्शन, एमएसएफ का पोर्शन, एसडीएफ का पोर्शन और आपका एसएलआर का पोर्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको देखने के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जब आप परसों एग्जाम देने जाएंगे तो इस रिलेटेड को ये क्वेश्चन आपके लिए मिल सकता है कि जीडीपी फोरकास्टिंग कितनी की गई है आरबीआई द्वारा, ये इन्फ्लेशन जो फोरकास्ट किया गया सीपीआई में वो कितना है? 5.66%। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ेंगे आगे। आरबीआई की 5 सब्सिडरीज है, उनके नाम भी आपको बताएंगे कौन कौन सी। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जिसे आरबीआईएच कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, बीआरबी एनएमपीएल कहते हैं। रिबिट्स का मतलब है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और आईएफटीएस यानी कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइंड सर्विसेज। और डीआईजीसी आप पता है डिपॉजिटरी क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आपके रिजर्व बैंक की 5 सब्सिडरीज है। इनके नाम आपको अच्छे से आने चाहिए, इनकी फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको अच्छे से। और जो आरबीआई के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, तो वो कौन है? एस गुरुमूर्ति जी हैं, एस के मराठे हैं, और सचिन चतुर्वेदी जी हैं, जो कि डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं आरबीआई की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसके लिए भी आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, पूछ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। उससे पहले एमपीसी कमेटी मेंबर्स की बात किया तो 6 मेंबर इसमें होते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ कौन कौन होते हैं। शक्तिकांत दास जी, माइकल डी पात्रा जी हैं, राजीव रंजन जी हैं। इसके अलावा 3 गवर्नमेंट्स हैं, शशांक भिड़े, जयंत आर वर्मा, असीमा गोयल जी जो है इसके मेंबर्स हैं। ध्यान एमपीसी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं टोटल 6। इसके अलावा देखिए करेंसी नोट की बात की जाए तो भारत में जो करेंसी नोट कितने हैं? 4 हैं। कौन की? सरबोनी वेस्ट बंगाल में, मैसूर कर्नाटका में, नासिक महाराष्ट्र में और देवास मध्य प्रदेश में, जहाँ पर नोट छापे जाते हैं। और कॉइन की बात करें तो भारत में 4 कॉइन मिंट हैं। मिंट क्या मतलब? जहाँ टकसाल बोलते हैं हिंदी में। टकसाल वो जगह होती है जहाँ पर नोट छापे जाते हैं। तो कौन कौन सी है? एक मुंबई में है, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, एक हैदराबाद तेलंगाना में, एक नोएडा उत्तर प्रदेश, जो कि 80 से निकलती है। लेटेस्ट वाली यही है सर आपकी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? सिक्के बनाए जाते हैं। सिक्के बनाने का काम सिर्फ भारत सरकार का है, लेकिन उनको अपने इशू डिपार्टमेंट के माध्यम से आरबीआई इशू करता है। याद रखिएगा आरबीआई द्वारा मैक्सिमम जो नोट मार्केट में इशू किया सकते हैं वो 10,000 का है। और अगर कॉइन की बात करें तो आरबीआई द्वारा मैक्सिमम 1,000 रुपये का कॉइन इशू किया जा सकता है। ये भी ध्यान रखना सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बढ़े। उससे पहले नीति आयोग को जान लीजिए। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश हुआ था प्रेसिडिंग प्लानिंग कमीशन ऑन द 15 मार्च 1950। तो प्लानिंग कमीशन जो खुला था 15 मार्च 1950 को, उसको समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग का गठन किया गया। नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। नरेंद्र मोदी इसके प्रेजेंट और पास्ट चेयरमैन रह चुके हैं सर। प्रथम चेयरमैन भी हैं और प्रेजेंट चेयरमैन भी है सर। वाइस चेयरमैन जो है इसके सुमन के बेरी जी हैं और सीईओ का नाम है BVR सुब्रमण्यम, जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। ठीक है, जो अय्यर जी थे वो हट चुके हैं। BVR सुब्रमण्यम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। आपसे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इसके ब्लैक कलर में मार्क किया गया है सर। और नीति आयोग कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। अब नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है ये भी आपको बताना चाहिए। तो इसकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट रेडी बाय द नीति आयोग। कौन कौन सी? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एनर्जी, इंडिया पॉवर्टी इंडेक्स, एक्सपर्ट
कमेटी इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, एसेट पाइपलाइन SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और है जेंडर गैप इंडेक्स। ये सारे इंडेक्सेस मैंने आपको एक जगह ले लिए हैं क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, इनमें से कौन सा इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है, कौन सा नहीं, या ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया था। तो नीति आयोग ने कौन कौन से इंडेक्स जारी किए हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक नंबर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बनेगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको जरूर पढ़ लीजिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, उससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थोड़ी जानकारी ले लीजिए सर। 1 जुलाई 1955 को स्टैब्लिश हुआ था, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, दिनेश कुमार खरे इसके चेयरमैन है, और इसके 4 MD हैं। कौन कौन से हैं? स्वामीनाथन जानकी रमन जी हैं, आलोक कुमार चौधरी जी हैं, अश्वनी कुमार तिवारी और चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जी हैं सर। इसके 4 MD हैं, इनके ध्यान रखना, ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, इनको बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है सर आपसे, ठीक है। और स्टेट बैंक की जो इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? SBI लाइफ इंश्योरेंस सर, है ना। आगे बात करते हैं इसके अंदर जो इसकी टैगलाइन है, स्टेट बैंक की 4 टैगलाइंस है। कौन कौन सी टैगलाइंस है? एक है विद यू ऑल द वे, दूसरी है द नेशन बैंक ऑन अस, एक है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा याद आपको ये रखनी है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, अ बैंक टू द कॉमन मैन सर, ठीक है भैया। और पांचवी भी है, पांचवी द बैंकर टू एवरी इंडियन सर, ठीक है। तो स्पेशली जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है तो प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स के रिगार्डिंग पूछ जाता है, एक है द बैंकर टू एवरी इंडियन, इस पर खास तौर पर पूछ जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कौन कौन सी टैगलाइंस है, 5। इसके अलावा देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज प्रीवियस नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर ना, जनरल SBI का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास मर्ज इन 1921, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये ऑलरेडी आपको बताया चुका है सर, ठीक है। तो ये वन लाइन की फॉर्म में जो क्वेश्चन से MCQ मैंने आपको थोड़ा फटाफट बता दिए ताकि क्वेश्चन अगर इससे बने तो कहीं से बाहर जाए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी इन इंडिया? भारत में केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण कौन है? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, RBI या फिर है पार्लियामेंट। टेंशन समय, और आई होप कि इसका आंसर तो बड़ा ही सिली क्वेश्चन है, ये आपका आंसर लगा सकते हैं। अभी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आज हम डिस्कस करके रहेंगे क्योंकि साथियों का एग्जाम है, RBI इज राइट आंसर, ठीक है। जो चैनल पाएँ साथी सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती सके। Under the Reserve Bank of India Act 1934, RBI 1934 as amendment in 2016, RBI is the entrusted with the responsibility of the conducting monetary policy in India with the primary objective of the maintaining price stability while keeping in mind an object of the growth। तो मेन इसका टारगेट है इकोनॉमिक ग्रोथ कराना सर, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, और मौद्रिक नीति का जो प्राधिकरण का जो अधिकारी है वो RBI होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who was nominated as the president of the World Bank by the US President Joe Biden? अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष में किसे नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, या राजेश मलिक को, या अजय बंगा को, या फिर है रवि दुबे को। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन टाइम समय लगाएं इसका सही आंसर। समय समाप्त। मास्टर कार्ड के CEO हैं अजय बंगा जी, इनको अपॉइंट किया। देखिए इंडियन अमेरिकन एग्जीक्यूटिव अजय बंगा हैज बीन नॉमिनेटेड एज द US प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इससे पहले अजय बंगा कौन है? ये आपके जो है मास्टर कार्ड जो होंगे, मास्टर कार्ड के MD एंड CEO रह चुके हैं सर, ठीक है। इनको प्रमोट कर रही है जो बाइडेन सरकार ताकि ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन सके, नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए। चलिए भाई सभी साथियों स्वागत, चैनल को प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मेनी डिजिट इन GST रजिस्ट्रेशन नंबर? GST रजिस्ट्रेशन संख्या में कितने अंक होते हैं सर? आपके ऑप्शन 10 डिजिट्स, 12 डिजिट्स, 15 डिजिट्स या फिर 20 डिजिट्स। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। देखिए GST रजिस्ट्रेशन या इसी प्रकार के क्वेश्चन पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, आधार कार्ड में डिजिट कितने होते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड में डेबिट कार्ड डिजिट कितने होते हैं, इस पर क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके लिए। तो सही आंसर इसका है 15 डिजिट सर। ईच taxpayer is assigned a state wise pen based 15 digit goods and the service taxpayer आर्टिफिशियल नंबर यानी GSTIN नंबर बोलते हैं, 15 डिजिट का नंबर होता है सर ये, ठीक है। इस रिलेटेड देखिए इंपॉर्टेंट आपके सामने पर्दा हट रहा है, इसका मतलब कुछ महत्वपूर्ण डेटा आपके सामने फिर से आने जा रहा है सर। यहाँ पर आयकर विभाग भारत सरकार का आपको जो आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इन पर डिजिट कितने होते हैं उसकी जानकारी लेंगे यहाँ पर। तो देखिए जो पोर्शन है वो है टोटल डिजिट इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिजिट्स होंगी, जैसे पहला पॉइंट आ रहा है IFSC कोड, यानी जो चेक के ऊपर IFSC कोड होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम IFSC कोड होती है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बोलते हैं, और ये 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है सर। आपके चेक पर, आपके पासबुक पे आप मिल जाएगा आपको IFSC कोड किसी बैंक का, जब हम NEFT RTGS करते थे उसकी जरूरत पड़ती है हमें, तो ये 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। MICR कोड की बात करते हैं, ये 9 डिजिट का कोड होता है, न्यूमेरिक कोड होता है, और ये
छपा होता है किसमें, आयरन ऑक्साइड में। इसमें आयरन ऑक्साइड यानी कि मैग्नेटिक इंक का यूज होता है सर, ठीक है, केमिकल पूछा गया एग्जाम में। MICR बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड सर, ठीक है, ये भी आपको चेक पर होता है, चिन्नू जी का कोड होता है सर। आगे देखते हैं, GST नंबर 15 डिजिट बताई दिया आपके लिए सर। पैन नंबर में 10 डिजिट होते हैं सर आपके। परमानेंट अकाउंट नंबर में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के अंदर 16 डिजिट के होते हैं सर, ध्यान रखना। और LEI होते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये 20 डिजिट का कोड होता है। ये 2 कोड से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर आपको जो है रखना पड़ता है, RBI को इन्फॉर्म करना पड़ता है LEI। तो लीगल एंटिटी आपके आइडेंटिफायर्स 20 डिजिट का कोड है सर। आधार कार्ड में 12 डिजिट्स होंगे सर आपके लिए। और पासपोर्ट रेफरेंस नंबर यानी PRN में अगर बात करें तो 12 डिजिट का ही कोड यहाँ पर होता है आपके सामने। और आखिरी है स्विफ्ट कोड, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंशियल लैंग्वेज, दुनिया भर में कहीं भी पैसा भेजना हो मंगाना हो तो स्विफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इस कोड की अगर बात करें तो 8 से 11 डिजिट का ये कोड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना बढ़ेगी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, Who has nominated as the president of the World Bank by the US President? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ से हटा देते हैं। सही आंसर है अजय बंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज मिनिमम अमाउंट टू बी डिपॉजिट इन PPF एवरी ईयर्स? PPF में हर साल जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि क्या है? ऑप्शन है मिनिमम 500 जमा करेंगे, 800 जमा करेंगे, 1500 या 2500 रुपया। टेंशन समय लगाएंगे सर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हर साल मिनिमम कितना अमाउंट ट्रांसफर करना कंपलसरी होगा? और इसका आंसर बहुत सारे लोगों को पता होगा, आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर 500 रुपये, ध्यान रखना। द डिपॉजिट मस्ट बी मेड एवरी फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर एंड द सच डिपॉजिट आर expensed from under tax section 80C. You are the required to make a minimum deposit 500 रुपया पर फाइनेंशियल ईयर टू कीप द अकाउंट एक्टिव। इफ यू फेल टू एक्टिव डिपॉजिट द अकाउंट विल बी डिसकंटिन्यू सर। तो साल का कम से कम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़ तक आपको जमा करना पड़ता है। यदि साल में मिनिमम 500 रुपये जमा नहीं करा तो उस केस में 50 रुपये के मल्टीपल में आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती है सर, अकाउंट को डिसकंटिन्यू किया जाता है सर, ठीक है। अब ये पर्दा यहाँ से हटा है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट आएगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्चुअली होता क्या है, इसको बनाने की फॉर्म में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए आपके सामने। अगर किसी बैंक में आपको ये ओपन करना, बैंक या पोस्ट ऑफिस में, तो 100 रुपये में आप खोल सकते, 100 रुपये इन पोस्ट ऑफिस एंड बैंक टू ऑथराइज और टू ओपन PPF। तो कोई भी ऐसा बैंक जिसे ऑथराइज किया गया RBI द्वारा कि PPF खोल सकता है या पोस्ट ऑफिस खोल सकता है, तो 100 रुपये में PPF अकाउंट खोला जा सकता है। लेकिन उसमें जो है मिनिमम 500 से 1.5 लाख रुपये साल का आपको इन्वेस्ट करना ही करना है सर, नहीं तो पेनल्टी क्या होगी, 50 रुपये या उसके मल्टीपल पेनल्टी लगती है सर। ड्यूरेशन कितनी होती है, 15 साल बाय डिफॉल्ट होती है। PPF अकाउंट 15 साल के लिए होता है। लेकिन अगर आप चाहें मैच्योरिटी से 1 साल पहले आप फॉर्म H फिल करिए और एक्सटेंड कराना चाहते हैं PPF अकाउंट को, तो आप 5 साल के लिए एक्सटेंड कराते हैं, 5 साल एक्स्ट्रा बिफोर मैच्योरिटी यार विद फॉर्म H सर, ठीक है। और आप 20 साल को प्लान हो गया, 20 साल का फिर आपको करना, फिर कर लीजिए। यानी हर बार मैच्योरिटी से 1 साल पहले आप क्या करेंगे, फॉर्म H फिल करके इसका एक्सटेंशन ले सकते हैं ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। पार्शियली विड्रॉ की बात करें तो अगर आप अकाउंट चलाते काफ़ी टाइम, अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो देखिए 5 साल बाद आप जितना भी डिपॉजिट किया आपने 50% तक उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। अकाउंट क्लोज करना है तो आप 5 साल बाद जब चाहे अकाउंट क्लोज करते हैं, लेकिन ध्यान रीजन क्या होना चाहिए, एजुकेशन, मेडिकल या डेथ का होना चाहिए या कोर्ट के आदेश होना चाहिए। उस केस में क्या होगा, 5 साल बाद आप बंद कर सकते हैं सर। इंटरेस्ट 7.10% है। 1 अप्रैल 2023 से जो इंटरेस्ट का है 7.10% है, जो कि भारत सरकार द्वारा सेट किया जाता है सर, ठीक है। और इन टैक्स रिबेट बिल्कुल मिलेगी अंडर सेक्शन टैक्स सेक्शन 80C, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत जो है इसमें टैक्स की छूट भी यहाँ पर दी गई है। लोन की सुविधा बिल्कुल दे रखी है। 3 साल बाद आप PPF अकाउंट पर लोन ले सकते हैं। जो भी PPF का इंटरेस्ट होगा उससे प्लस 1% आपको ज़्यादा लोन पर ब्याज देना पड़ेगा। और सेकेंड ईयर डिपॉजिट पर 25% तक आप ले सकते हैं अगले 3 साल के लिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ेंगे, ये रहा। Which of the following is not capital market instrument? इनमें से कौन सा पूंजी बाजार साधन नहीं है? ऑप्शन ए डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स या है प्रेफरेंस शेयर्स। टेंशन समय लगा इसका आंसर सही। जिन साथियों ने फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ा है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट को, तो वो इसका आंसर सेंस लगा सकते हैं। जिनके समझ में आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर है, वह है कमर्शियल, क्योंकि ये आपका मनी मार्केट का पार्ट है, बाकी सब कहते हैं आपके कैपिटल मार्केट का। चलिए भाई सभी साथियों स्वागत है, प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा सर, ताकि आने वाली वीडियोस लगातार आपको मिलती रहे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, स्क्रीन पर ये रहा। इन विच ईयर वाज द न्यू करेंसी सिंबल ऑफ द इंडियन रुपीज ऑफिशियली अडॉप्टेड? भारतीय रुपये के नए मुद्रा प्रतीक को अधिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन ए 10 में, 9 में, 8 में या फिर 18 में।
टेंस के समय लगा इसका सही आंसर। इंडियन करेंसी पर जो रुपीज सिंबल लिया गया है आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय समाप्त होता है। देखते हैं सही आंसर। सही आंसर 2010। तो देखिए द सिंबल इज एन amalgam of the Devanagari Ra and the Roman capital R with two parallel horizontal strips running at the top represented in the national flag and also the equal to sign the Indian rupees sign with that of the governor of the 15 जुलाई 2010। तो 15 जुलाई 2010 से इसको अपनाया गया सर। देखिए रुपीज सिंबल की बात करें, रुपीज सिंबल को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था आपका डी उदय कुमार। ये व्यक्ति हैं जिन्होंने बनाया था रुपीज सिंबल को सर, फाइनल डिजाइन कर तय किया था। और जो रुपीज सिंबल है वो क्या है आपका हिंदी का रा बनाया, स्ट्राइक आउट कर दिया रोमन, ये रुपीज सिंबल है। और इसमें 2 भाषा इस्तेमाल की गई हैं, एक है देवनागरी हिंदी, ठीक है हिंदी, और दूसरी है रोमन। इन 2 भाषाओं का इस्तेमाल करके 2010 में इसको बनाया गया। और ध्यान रखना भारत के जितने भी नोट हैं सभी नोटों पे रुपीज सिंबल दिया गया है सर, ठीक है। जो भी जितने भी नेट नोट छपे सभी के ऊपर रुपीज सिंबल दिया गया है। तो रुपीज सिंबल एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में पहचान करने में हेल्प करता है। जैसे डॉलर लिखते हैं तो डॉलर का साइन ही है, जो कि दुनिया भर में कई देशों में डॉलर चलता है। भाई इस डॉलर की पहचान किसकी है? आपके अमेरिकन डॉलर की। ऐसी इंडियन करेंसी की बात करें तो इंडियन करेंसी भी कई देशों में चलती है, यानी करेंसी रुपीज नाम से करेंसी बहुत देशों में चलती है। बट इंडियन करेंसी को प्रॉपर पहचान देने के लिए सन 2010 में श्यामला गोपीनाथ कमेटी के रिकमेंडेशन पर रुपीज सिंबल की इन्वेंशन की गई थी सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करेंगे आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। उससे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यहाँ पे मैं पहले लिख दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए 9 मई 2015 की स्कीम लॉन्च की गई थी बाय पीएम मोदी कोलकाता में सर, कोलकाता फ्रॉम वेस्ट बंगाल में। और इसको एडमिनिस्टर करता है पीएफआरडी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इसको जो है एडमिनिस्टर किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस LIC इंप्लीमेंट कर रही है इसको। और इसमें एंट्री एज 18 से 70 साल, ध्यान रखना जिस व्यक्ति की एज 18 साल या उससे ज़्यादा है और 70 साल में हो चुकी है वो व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है। कवर मिलेगा इसमें 2 लाख का इन डेथ केस और डिसेबिलिटी इन 1 लाख फॉर द पार्शियल डिसेबिलिटी। ध्यान डेथ के केस में 2 लाख रुपए नॉमिनी मिलेंगे, लेकिन पार्शियल डिसेबिलिटी नहीं अंग भंग की स्थिति में या फिर जो है आपका जो है परमानेंट डिसेबिलिटी केस में 1 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है नॉमिनी मिलेगा। सब्सक्राइबर की बात करें तो 22 मार्च 2022 तक का इसमें डेटा है। देखिए तो इसमें 22 करोड़ तक का इसमें जो है लोग जोड़े जा चुके हैं और अगले 5 साल में सरकार का टारगेट है 37 करोड़ तक इसमें जोड़ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। प्रीमियम की बात करें तो पहले 12 रुपये था, अब इसका 22 रुपया प्रीमियम हो चुका है। और न्यू रेट इफेक्टिव है कब से? 1 जून 2022 से इफेक्टिव है। सारे लेटेस्ट अपडेट के इन्फॉर्मेशन है, यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरी स्कीम को एक ही जगह एक पेज पर लेकर आया हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। हर जगह लेटेस्ट फाइनेंस का डेटा, करंट का डेटा और जो स्टैटिक पार्ट है वो सारा इसके अंदर है। कहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आइयो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा रहे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following committee या task force has set to suggest reform in the bank sector and also called father of the bank sector reform? बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों का सुझाव देने के लिए निम्न में से कौन सी समिति कार्यबल स्थापित किया गया था जिसे बैंक क्षेत्र में सुधारों का जनक भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राजेंद्र सच्चर कमेटी, तारापुर कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी या फिर आपका नरसिम्हन कमेटी। 10 के समय समाप्त, लगाए सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय, देखते हैं सही आंसर। तो इसका सही आंसर है RBI के 13वें गवर्नर हैं डॉक्टर M नरसिम्हन जी, जिन्हें फादर ऑफ बैंक सेक्टर रिफॉर्म भी कहा जाता है, जिनका अभी 2021 में निधन भी हो चुका है सर। द नरसिम्हन टू कमेटी हैज द टास्क विद द प्रोग्रेस रिव्यू of the implementation of the banking reform since 1992 with the aim of the further stringent in the financial institution of India। इन्हीं के रिकमेंडेशन भारत में जो है न्यू बैंक लाइसेंस रिकमेंडेशन की गई थी प्राइवेट बैंकों को, प्राइवेट कंपनीज को बैंकिंग लाइसेंस दे करके। उस पीरियड में काफ़ी बड़ा इनका योगदान रहा। इन्हीं के फेज़ 1 में जो है आपके HDFC, आपके जो एक्सिस बैंक वगैरह ये बैंक इस्टेब्लिश हुए थे, फिर यस बैंक, इंडसइंड बैंक और IDBI जो बैंक वगैरह हैं ये सब इन्हीं के रिकमेंडेशन पर स्टार्ट हुए थे सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्टूड एट द फर्स्ट प्लेस इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स? इनमें से कौन वर्षों में पहली बार सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन ए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या NBFC माइक्रो फाइनेंस बैंक्स या फिर बैंक्स या फिर आपका NBFC। 10 के समय लगाएंगे से आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय समाप्त। सही आंसर देख लेते हैं NBFC माइक्रो फाइनेंस, ठीक है।
चैनल पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा सर। और जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस पर भी वीडियो बिल्कुल बनाएंगे सर। एनबीएफसी Microfinance institution have stood at the first place in the microfinance sector for the first time in years. NBFC Microfinance account for nearly 38% of the industry. Bank have stood at the second place with the close to 36% market share. ठीक है, तो नंबर 1 पे NBFC, नंबर 2 पे बैंक्स आपके आते हैं 36% के साथ में सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who is the chairperson of the Monetary Policy Committee of India? भारत की मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है सर? ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। टेंस समय ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो चेयरमैन है वो कौन होता है सर? ये आपको अच्छे से पता है इसका आंसर, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, टेंस के समय समाप्त और सही आंसर। मैराथन सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन द इंडिया सर। डालना मॉनेटरी पॉलिसी का हेड कौन होगा? ये होगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट में कौन है? शक्तिकांत दास जी है ना, 25 गवर्नर है सर। व्हाट हैपन व्हेन सीआरआर इज इंक्रीज? तो सीआरआर बढ़ने पर क्या होता है? ऑप्शन ए इट डिक्रीज मनी सप्लाई, या इट इंक्रीज डिमांड फॉर मनी, या है इट डिक्रीज इन्फ्लेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। 10 के समय लगा इसका सही आंसर। एसएलआर सीआरआर दो ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनमें जब भी आरबीआई इंक्रीज करेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और जब डिक्रीज करेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब आप इसका आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर इसका अंदर है ऑल ऑफ द अबव सर। ये थोड़ा आंसर इसका गलत है, इस प्रकार से नहीं होगा आंसर। ये मेरे ख्याल से आई टीम की थोड़ी मिस्टेक है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके लिए कोई बात नहीं सर। देखिए इसका सही आंसर बताते हैं आपके लिए। इसका सही आंसर क्या है सर? देखिए जब भी एसएलआर या सीआरआर जब भी बढ़ाया जाएगा तो बढ़ाने का मतलब है कि बैंकों को अपना जो डिपॉजिट आ रहा है उसका काफ़ी बड़ा अमाउंट एसेट में रखना पड़ेगा, जिससे बैंक के पास पूंजी कम हो जाएगी, और जब पूंजी कम होगी तो बैंक को उसको कवर करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई डिक्रीज होगी सर। और एसएलआर सीआरआर जब जब डिक्रीज किया जाएगा तो क्या होगा? मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाएगा सर। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द फ्यूचर ऑफ कमर्शियल पेपर आर। कमर्शियल पेपर की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए इट इज अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द प्रोमिसरी नोट्स। द हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर कैन राइज शॉर्ट टर्म फंड्स थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन एडिशनल इंस्ट्रूमेंट टू द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी, या ऑल ऑफ द अबव। 10 के समय लगाएं इसका सही आंसर। कमर्शियल पेपर इशू करते हैं भारत के अंदर मनी मार्केट के अंदर 1 साल से कम अवधि के लिए, यानी मिनिमम 7 दिन में 1 साल के लिए। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जब कमर्शियल पेपर यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग सीपीस, ठीक है, सीपी इशू किए जाते हैं प्राइवेट कंपनी द्वारा। बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनियां वो इशू करती हैं, ठीक है। इसके अलावा इशू करते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस इशू करते हैं, पीडीज यानी प्राइमरी डीलर इशू करते हैं, या ऑल इंडिया फाइनेंशियल यूनियन एफआईज जो होते हैं वो इसको इशू करते हैं मार्केट से फंड राइज करने के लिए सर। अगर बात करें सीपी मिनिमम इशू होता है 7 डेज के लिए और मैक्सिमम 1 ईयर्स के लिए। इसका मतलब 7 दिन से लेकर 1 साल के बीच में कितने दिन का सीपी हो सकता है, ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है। और जो मिनिमम अमाउंट है, डिनोमिनेशन है, वो मिनिमम 5 लाख रुपए का एक सीपी होता है, मैक्सिमम 5 लाख के मल्टीपल में जितने चले, यानी 5 लाख का एक मिलेगा, 10 लाख में 2 मिलेंगे, 50 लाख में 10 मिल जाएंगे आपके लिए। तो 5 लाख की मल्टी मिलता है सर, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ये अनसिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड कब होगा? जब भारत से गारंटी हो, इस पर भारत से गारंटी नहीं होती सर। तो इसका सही आंसर होगा अनसिक्योर्ड परमिशन सर, ठीक है। मुद्रा बैंक की बात करते हैं यहाँ पर। मुद्रा बैंक क्या होता है आपका? मुद्रा इज अ माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। देखिए मुद्रा की बात करें, स्टैब्लिश हुआ था 8 अप्रैल 2015 को 1000 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल के साथ में, और 750 की पेड अप कैपिटल थी इसकी सर। मुंबई हेडक्वार्टर है। एमडी सीओ जो इस प्रेजेंट में वो है श्री विनय हेडव, ठीक है। 3 प्रोजेक्ट हैव अंडर मुद्रा स्कीम। कौन कौन से शिशु प्रोजेक्ट में लिमिट है 50,000 तक की, 50 से 5 लाख की लिमिट किशोर प्रोजेक्ट में है, और 5 लाख से 10 लाख की बीटन प्रोजेक्ट के अंदर लिमिटेशन यहाँ पर दी गई है सर। देखिए मुद्रा की बात करें तो मुद्रा बैंक ऐसा बैंक होगा जो कि जो स्मॉल आपके कह सकते हैं कि दुकानदार हैं, ठीक है, माइक्रो स्केल जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यहाँ से सहायता ले सकते हैं। तो मुद्रा स्कीम जो लॉन्च हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। तो मुद्रा बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम आएगा तो इससे बाहर जाकर के नहीं जाएगा सर। ये भी याद रखना, मुद्रा कार्ड को पहली बार इशू करने वाला देश का पहला बैंक है आपका कॉर्पोरेशन बैंक, जो कि अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
What do we call the instrument of monetary policy which directly affect the quantity of money supply? मुद्रानीति के उपकरण क्या कहलाते हैं जो मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को सीधे प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए मनी इंस्ट्रूमेंट कहेंगे उसको, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, या नन ऑफ द अबव। टेक्निकल समय देखिए क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल हैं, ठीक है। जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है मनी मार्केट के लिए या फाइनेंशियल मार्केट के लिए तो उनको थोड़े अटपटे लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से आंसर आना चाहिए। नहीं तो इसकी क्लासेस प्रॉपर वे में हम ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसमें आप भरेंगे तो हम प्रॉपर वे में इस क्लासेस को आपको करा देंगे। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहा जाए इसके लिए द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी विच डायरेक्टली इफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ द मनी सप्लाई आर कॉल्ड द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गई, रेपो रिवर्स हो गया, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट का मार्केट में पड़ता है। अब ये इम्पैक्ट कैसे पड़ता है तो मैं यहाँ पर एकदम से एक्सप्लेन नहीं इसको कर पाऊंगा, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसके अंदर से, लेकिन हाँ जिसको समझना हो तो बिल्कुल मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर एक टॉपिक बना करके आपके लिए वीडियो जल्दी इसके अंदर डालूंगा मनी मार्केट के ऊपर, तो आपको आसानी हो जाएगी। और जो साथी हमारी जो क्लासेस लेना चाहते हैं बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, क्लासेस के लिए इनरोल कर लीजिए ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियली अ सेंट्रल बैंक रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनमें से कौन सा वास्तव में केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी नहीं है? ऑप्शन ए बैंकिंग फैसिलिटी फॉर द गवर्नर, या प्रोवाइड क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक्स, या है बैंकिंग फैसिलिटी फॉर द पब्लिक्स, या फिर है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेंस के समय समाज स्टार्ट होता है, लगाइए इसका आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय स्टार्ट हो गया है, जो कि समाप्त होती है आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी नहीं है क्या? बैंकिंग फैसिलिटी तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना ही तो जिम्मेदारी उसकी बिल्कुल होती है। प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक बिल्कुल जिम्मेदारी उसकी बनती है। बैंकिंग फैसिलिटी फॉर द पब्लिक ये तो आरबीआई में तो कोई अकाउंट नहीं खोल सकते हो, ना कोई लेन देन करती है, ये तो बनती नहीं बिल्कुल भी। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल बनती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, सही आंसर। द सेंट्रल बैंक डज नॉट रियली ऑफर फाइनेंशियल सर्विस टू द पब्लिक, जनरल पब्लिक, इट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उससे पहले देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट जनवरी से अभी तक के इंडेक्सेस है 2023 के, जितने भी इंडेक्सेस में पोजीशन भारत की क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो कि पब्लिश किया गया है आयरटोन कैपिटल के द्वारा, इंडिया रैंक है 144, टॉप पर है यूएई से इसमें, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अंदर बात करें, इंडिया रैंक 125 है, टॉप है फिनलैंड, और इसे लास्ट सबसे नीचे जो है अफगानिस्तान है सर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक 13वीं है और टॉप पर अफगानिस्तान है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 बात करते हैं, मोस्ट पॉल्यूट सिटी इस समय दुनिया की कौन सी है? नंबर 1 लाहौर पाकिस्तान में, नंबर 2 हॉटन है चाइना का, और है भिवाड़ी राजस्थान, और दिल्ली सर, ठीक है। और ये ध्यान ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसे। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 की बात करें, इंडिया रैंक 108, टॉप पर है डेनमार्क इसके अंदर। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023, इंडिया रैंक 42 इन द 55 आउट ऑफ 55 कंट्रीज, टॉप बाय यूएसए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज एनुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023, इंडिया रैंक 5वीं है और टॉप पर कौन है? यूएसए है। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 पब्लिश बाय द आर्टन कैपिटल, इंडिया रैंक 144, टॉप पर यूएई, दोबारा से रिपीट हो गया कोई बात नहीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस भी रिपीट होगी दोबारा से, और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स दोबारा रिपीट हो गया सर, ठीक है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो लेटेस्ट जनवरी से लेकर अब तक के जो इंडेक्सेस हैं उन इंडेक्सेस को मैंने लिया है, तो सारे इंडेक्स एक जगह पे हैं, अगर क्वेश्चन एग्जाम आएगा तो इससे बाहर निकल के नहीं जाएगा सर, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके, व्हाट डू वी कॉल द रेट एट विच द आरबीआई लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक, जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एसएलआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, या रेपो रेट कहते हैं? तो सही आंसर कभी कुछ सिंपल सी बात है। देखो भैया जब आरबीआई द्वारा लोन दिया जाता है कमर्शियल बैंकों को, तो मैं इसको बहुत सिंपल लाइन में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप इसका आंसर लगा सकें। देखिए समझिएगा, आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक, और आरबीआई लोन देता है दो तरीके से, एक तो देता है लॉन्ग टर्म का लोन, लॉन्ग टर्म, और एक शॉर्ट टर्म का लोन। यहाँ पे लॉन्ग टर्म मतलब है कम से कम 91 डेज या उससे अधिक, लेकिन 1 साल से कम के लिए। शॉर्ट टर्म है अप टू 1 ईयर्स, अप टू 90 डेज, माफ कीजिएगा 90 डेज का आ जाएगा। 90 दिन का मतलब है 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी, 4 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 90 दिन के लिए। तो जब कभी आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए उधार देता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए 91 डेज से देखकर उधार देता है, इसे डिस्काउंट भी कहते हैं। तो आरबीआई का लॉन्ग टर्म उधार देगा तो इसे कहा जाएगा बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो दर है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लंबी अवधि के लिए उधार प्राप्त करते हैं, ठीक है। जबकि रेपो रेट क्या होता है? ये रेपो रेट होता है आपका भाई, रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म उधार देता है, शॉर्ट टर्म मतलब 90 दिन से कम अवधि के लिए। तो 91 डेज या उससे अधिक के लिए बैंक रेट पे लेगा लोन,
और ये तो आरबीआई लॉन्ग टर्म उधार देगा बैंक रेट पर, शॉर्ट टर्म देगा रेपो रेट पर। रेपो की फुल करती है इज अ रीपर्चेज ऑफर, रीपर्चेज ऑफर कहते हैं सर, ठीक है। और अगर आरबीआई को लोन की जरूरत है तो क्या करेगा, कमर्शियल बैंकों से उधार लेता है, तो जिस रेट पर उधार लेते हैं बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है रिवर्स रेट, वो दर जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई उधार देते हैं या आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार लेता है। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा, इज अ रेपो रेट, ठीक है, सही आंसर का सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज ओपन एनालिटिकल सेंटर इन द एक्सीलेंस इन बेंगलुरु। इनमें से किस, निम्नलिखित में से किस बैंक ने बेंगलुरु में एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है। ऑप्शन ए साउथ इंडियन बैंक्स ने, एक्सिस बैंक्स ने, कर्नाटका बैंक्स ने या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय, देखते इसका सही आंसर। सही आंसर कर्नाटक बैंक, ठीक है। कर्नाटक बैंक विद एन एम टू harness the power of data has opened analytical center of the excellence in ACOE at the Electronic City Bengaluru। कर्नाटक बैंक की बात की जाए तो इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। 10 फरवरी 2019-24 को स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर मंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है सर, ठीक है। और एमडी सीईओ कौन इसके, महाबलेश्वर एमएस, ठीक है ना, महाबलेश्वर एमएस जी जो है प्रेजेंट में इसके एमडी सीईओ और चेयरमैन है पी प्रदीप कुमार जी, प्रेजेंट में इसके कहेंगे सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना इसके लिए भी सर, बहुत चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन, आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य बनाए रखना है क्या। ऑप्शन ए एक्सचेंज रेट्स, वेल्थ, इनकम इक्वालिटी या प्राइस स्टेबिलिटी। 10 सेकंड समय स्टार्ट, देखते हैं इसका आंसर। मौद्रिक नीति का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन, 10 सेकंड समाप्त और सही आंसर है प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस सही रहनी चाहिए। चैनल पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा सर, ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे सर। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू बी मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड टू ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रोथ। प्राइस स्टेबिलिटी इज राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वन ऑफ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ एन इंश्योर्ड इज डैश। बीमा धारक की बीमा लागत को कम करने के तरीकों में से एक डैश है, क्या है। ऑप्शन ए रिबेट्स, डिडक्टिबल या फिर है को इंश्योरेंस या है री इंश्योरेंस। 10 सेकंड समय लगा इसका आंसर। ये LIC एडीओ में आया हुआ एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये रिकॉल क्वेश्चन है, ध्यान से देख के आंसर लगाइए। इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा आपका डिडक्टिबल, ठीक है। तो वन ऑफ द मेथड ऑफ द रिड्यूसिंग इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस द डिडक्टिबल क्लॉज ऑफ द इन पॉलिसी सर, ठीक है। तो सही आंसर होगा डिडक्टिबल सर। अब आपके सामने ECGC खुल गया है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है, अ फोकस ऑन एक्सपोर्ट वी कवर द रिस्क। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इसको बोलने की फॉर्म में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रिकॉल क्वेश्चन किया जाए, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ECGC को पूरा एक बार में दिखा देता हूं आपके लिए। ये स्टैब्लिश हुआ था 30 जुलाई 1957 को और हेडक्वार्टर मुंबई में है। और याद ना इसका इंडस्ट्री कौन सी, इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस करता है। क्रेडिट रिस्क जो होता है, क्रेडिट रिस्क जो होता है, इंश्योरेंस जो एक्सपोर्ट के लिए रिगार्डिंग लोन लेते हैं उनका इंश्योरेंस करना इसका मेन काम होता है, इसको कवर करना। चेयरमैन है M सेंथिनाथन, रिसेंट में यही है सर इसके चेयरमैन। और इट कंट्रोल बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ध्यान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का अंडर में ये आता है। इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। डैश इज नॉट अ टेंजिबल गुड, टेंजिबल बोलते हैं जो जिसको आप टच करते हैं। डैश एक ठोस अच्छा नहीं है। कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, हाउसेस, इंश्योरेंस। लगाएं इसका सही आंसर। डैश इज नॉट ए टेंजिबल गुड्स, ठीक है। टेंजिबल गुड्स कौन से होंगे, जिसको आप टच कर सकते हैं। कंप्यूटर आप टच करते हैं, मोबाइल फोन टच करते हैं, कर सकते हैं, क्या इंश्योरेंस टच करते हैं, नहीं। तो टेंजिबल गुड नहीं, कौन सा, इंश्योरेंस। आंसर होगा इंश्योरेंस इज नॉट अ टेंजिबल गुड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका, ध्यान रखना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सर्विस क्वालिटीज। डैश सेवा की गुणवत्ता का सूचक नहीं है, क्या नहीं है। एम्पैथी या रेस्पॉन्सिवनेस या फिर रिलायबिलिटी या फिर क्लेवरनेस। 10 सेकंड समय लगाएं इसका आंसर। डैश सेवा की गुणवत्ता का सूचक नहीं है। डैश इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी में क्या चीज होती है, रिलायबिलिटी भी होती है, रेस्पॉन्सिवनेस भी होती है, एम्पैथी भी होती है, लेकिन क्लेवरनेस नहीं सर। तो क्लेवरनेस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द सर्विस क्वालिटी। चतुराई सेवा की गुणवत्ता का सूचक नहीं है। तो चतुर है तो इसका मतलब सेवा अच्छी कर रहे हैं, सेवा आने के लिए जो है बाकी चाहिए।
और अब एक और चीज़, एग्जाम बाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्वागत करता है। डेली लाइव क्लासेस हमारे यहाँ पर हो रही हैं सर। अगर कोई साथी अभी भी ज्वाइन करना चाहता है, ज्वाइन नहीं कर पाया सर, तो लाइव क्लासेस ऑन जूम पर ज्वाइन करने के लिए आप बैंकिंग फाइनेंस का पूरा कोर्स कंप्लीट ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी प्रोफेशनल बैंकिंग का कोर्स, जो साथी प्रमोशन एग्जाम की तैयारी उनके लिए भी ये कोर्स रहेगा। 3,990 की आसान अमाउंट पर आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जीएस स्टडी का कंप्लीट पैकेज की बात करें तो 5,999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, जो कि आपके एसएससी लेवल का जितना भी डेटा है, हिस्ट्री लेवल का जो भी जीएस का डेटा है वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। बहुत ही, अगर आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, क्वालिटी कंटेंट यानी टू द पॉइंट चीज़ें हों जो एग्जाम में आए, तो इसमें हमें लंबा अनुभव है, करीब 12 साल से ज़्यादा का समय हमें हो चुका है अलग अलग फील्ड्स के अंदर में पढ़ाते हुए, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर में पढ़ाते हुए। तो लंबा अनुभव रखते हैं चीज़ का कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन किस एग्जाम में बनने हैं। सीईटी की तैयारी हो या सीयूटी की तैयारी हो, तो इस सब का प्रिपरेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भर सकते हैं, मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं ईमेल मोबाइल नंबर के साथ में सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओब्रीमा फिट्स इज द लैटिन नेम फॉर विच प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेंस। ओब्रीमा फिट्स बीमा के किस ढंग का लैटिन नाम है? ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी, या प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशंस, या प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ओब्रीमा फिट्स बीमा किस ढंग का लैटिन नाम है? तो यह है अटमोस्ट गुड फेथ सर। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखिए इसका सही शब्द का होता है अत्यंत उत्तम विश्वास लैटिन भाषा में। तो क्या लिखा? एक ओब्रीमा फिडेई अनुबंध एक कानूनी समझौता है जो बीमा उद्योग के लिए सामान्य है, जिसमें सभी भौतिक तथ्यों के प्रकटीकरण के दौरान अच्छे विश्वास के उच्चतम मानक की आवश्यकता होती है, जो दूसरे पक्ष के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। ओब्रीमा फिडी या ओब्रीमा फिट्स का लैटिन शाब्दिक अर्थ है अत्यंत अच्छा विश्वास, यानी कि अटमोस्ट गुड फेथ सर। ध्यान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम बॉडी से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम बॉडी में पूछ सकता है आपसे। अब आपके सामने फिर से पर्दा हट रहा है, यानी आपके सामने फिर से कुछ एक इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने आने जा रहा है सर। तो ये क्या है आपके सामने? आप देख रहे हैं मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल टू ओपन। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम बनता है, मिनिमम रिक्वायर्ड जो कैपिटल टू ओपन, क्या अगर आप एक बैंक ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना चाहिए? मिनिमम 500 करोड़। देखना ना, बैंक 500 करोड़ में खुल जाएगा, इंक्लूडिंग मुंबई एंड कोलकाता अगर खोलना दोनों जगह तो 1000 करोड़ चाहिए होंगे सर। तो एक बैंक खोलने के लिए 500 करोड़ की कैपिटल की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर वही बैंक आपको मुंबई या कोलकाता या दोनों जगह खोलना है तो 1000 करोड़ रुपीज़ आपके पास होना चाहिए सर। ठीक है, अगर आप पेमेंट बैंक खोलना चाहते हैं तो 100 करोड़ रुपये, अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहते हैं तो 200 करोड़ रुपये, अगर आप एनबीएफसी कंपनी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए 2 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी सर, और इंश्योरेंस कंपनी खोलना है तो 100 करोड़ रुपये, और री इंश्योरेंस कंपनी खोलने के लिए 200 करोड़ रुपये, और यहाँ पर लैब अगर खोलना लोकल बैंक तो 5 करोड़ में खोल सकते हैं। और लैब जो होते हैं ये 3 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में वर्क नहीं करते, ये भी ध्यान रखना सर। ठीक है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल टू ओपन। तो देखिए समय कम है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको करा सकूँ, इसलिए 1 लाइन की फॉर्म में बीच में मैंने डेटा सेट किया हुआ है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच अमंग द फॉलोइंग इज वेल्थ अकोमुलेशन प्रोडक्ट। निम्न से कौन सा धन संचय उत्पाद है? ऑप्शन ए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज, बैंक लोन्स, शेयर्स, या है सेविंग बैंक अकाउंट। टेंशन के समय करें से इनमें से कौन सा धन संचय उत्पाद है, यानी इसमें आप स्टोर करते हैं वेल्थ अकोमुलेशन प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें ज़्यादा आप सेविंग कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं बढ़िया करके। तो सही आंसर होगा इसका शेयर्स। ठीक है, शेयर्स के माध्यम से। शेयर इज अ वेल्थ अकोमुलेशन प्रोडक्ट। शेयर एक धन संचय उत्पादक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट में आ चुका है। ये रिकॉल क्वेश्चन है एलआईसी एडीओ में सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेविंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंपोजिट ऑफ 2 डिसीजंस, चूज देम फ्रॉम द लिस्ट बिलो। बचत को 2 निर्णयों का योग माना जाता है, जिन्हें नीचे की सूची में से चुनना है। ऑप्शन ए पोस्टपोनमेंट ऑफ द कंजप्शन एज एंड पार्टिंग विद द लिक्विडिटी, या फिर स्पेंडिंग एंड द अकोमुलेशंस, या फिर आपका गिफ्टिंग एंड द अकोमुलेशंस, या फिर आपका रिस्क रिटेंशन एंड द रिड्यूस कंजप्शन। 10 समय समाप्त होगा, उसका इसका आंसर आपको मिलेगा। बचत को 2 निर्णयों का योग माना जाता है। कौन कौन से निर्णयों का योग माना जाता है यूनिटी की सूची में से? तो सही आंसर इसका है, वह है आपका आंसर पोस्टपोनमेंट ऑफ द कंजप्शन एंड द पार्टी विद द लिक्विडिटी सर। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने, मैराथन क्लास का। डैश लाइफ इंश्योरेंस पे ऑफ अ पॉलिसी होल्डर्स मोर्गेज इन द इवेंट ऑफ द पर्सनस डेथ। डैश जीवन बीमा व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में पारिधारक के बंधक का भुगतान करता है कौन? ऑप्शन ए टर्म करता है, एंडोमेंट्स करता है, मोर्गेज करता है, या होल्ड करता है। 10 समय इसका आंसर
तो अगर कोई सी व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो उसकी पॉलिसी के बंधक का भुगतान कौन करेगा? तो सिंपल टर्म तो नहीं करेगा, नोवेन नहीं करेगा, उल नहीं करेगा, वो करेगा मोर्गेज सर। जो भी मोर्गेज है वो करेगा भुगतान सर। सही आंसर होगा मोर्गेज। तो जो चैनल पर सभी साथियों को बहुत स्वागत है। चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहे सर। ठीक है, हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार बनाते रहते हैं। मॉर्गेज लाइफ इंश्योरेंस पे ऑफ अ पॉलिसी होल्डर्स मॉर्गेज इन अ इवेंट ऑफ द पर्सन डेथ। बंधक जीवन बीमा व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में बंधक के बंधक का भुगतान करती है सर, जो भी मॉर्गेज है इसका सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, ये रहा स्क्रीन पर। डैश the premium paid by you toward your life insurance dash will be compensation paid by to the beneficiary in the event of your death। आपके जीवन बीमा के लिए आपके द्वारा भुगतान किया गया डैश प्रीमियम आपकी मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी देने वाला भुगतान मुआवजा डैश होगा। क्या होगा? ऑप्शन है हायर एंड लोअर, या लोअर हायर, या हायर हायर, या फिर होगा फास्टर स्लोअर। टेन के समय समाप्त, लगाने से आंसर। और ये LIC एडीओ का एक रिकॉर्ड क्वेश्चन है जो बहुत पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है सर, और दोबारा इसके आने की संभावना भी है, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा। जीवन बीमा के कारण के लिए आपके द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम गया हाई प्रीमियम आपकी मृत्यु स्थिति में लाभार्थी देने वाला हाई मुआवजा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हायर हायर सर। ठीक है, इसी आंसर का द हायर द प्रीमियम पेड बाय यू टुवर्ड फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस द हायर विल बी कंपनसेशन पेड बाय द बेनिफिशियरी इन द इवेंट ऑफ द यूजर। ठीक है, तो आपके द्वारा क्या होगा, ज़्यादा पैसा दिया जाएगा तो ज़्यादा ही मुआवजा आपको मिलेगा भी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट डज इंटर टेम्पोरल एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स रेफर्स। संसाधनों का अंतरकलिका आवंटन संबंधित है किससे? ऑप्शन ए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स एलोकेशंस, या टेम्पररी एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स, या एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ओवर टाइम, यह है पोस्टपोनिंग एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स अंटिल द टाइम इज राइट। एक क्वेश्चन, चार ऑप्शन, से मार रहे हैं। सही आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर जल्दी खुल गया आपके सामने। तो यह है आंसर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स ओवर टाइम। तो इसका सही आंसर संसाधनों का अंतरस्थायी आवंटन समय के साथ संसाधनों के आवंटन को संदर्भित करता है। बचत और निवेश के प्रमुख देशों में से एक संसाधनों का अंतरकालिका आवंटन प्राप्त होना, जो कुशल और प्रभावी दोनों होगा। तो एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स ओवर टाइम इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज रिक्वायर्ड पेड अप कैपिटल फॉर द कमर्शियल बैंक। वाणिज्य बैंक के लिए आवश्यक प्रदत्त पूंजी क्या है? ऑप्शन ए 500 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़, या है 100 करोड़। 10 का समय लगा इसका सही आंसर। और अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में हमने बात करी, इसका आंसर साइन लगा सकते हैं। एक बैंक ओपन करने के लिए जो रिक्वायर्ड पेड अप कैपिटल है कितनी होनी चाहिए? सही आंसर 500 करोड़ में सर। ठीक है, द इनिशियल minimum paid up voting equity capital for a bank shall be 500 crore rupees. Thereafter the bank shall have a minimum net worth और 500 crore at time sir। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 500 करोड़ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, which of the following bank has entered into a bank insurance partnership with the Bajaj Allianz Life Insurance in December 2022। इनमें से किस बैंक ने दिसंबर 2022 में बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है सर? ऑप्शन ए कैनरा बैंक्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटका बैंक्स, या फिर है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक्स। 10 का समय स्टार्ट, लगाएं इसका सही आंसर। इनमें से किस बैंक ने दिसंबर 2022 में बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है? देखिए, बैंक इंश्योरेंस की रिकमेंडेशन जो थी सन 2000 में की गई थी मल्होत्रा कमेटी द्वारा। RN मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पर बैंक इंश्योरेंस सिस्टम को लाया गया था देश के अंदर सर। और ये जो इस क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक सर। ठीक है, ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर लेंडर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक्स हैव पार्टनर्ड विद द लाइफ इंश्योरेंस फर्म बजाज लाइफ इंश्योरेंस टू ऑफर इट्स रिटेल प्रोडक्ट टू द कस्टमर द बैंक सेड ऑन द सैटरडे सर। ठीक है, सही आंसर रहेगा इसका। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, आज के मैराथन सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहेगा, इन विच कंट्री हैज इट बीन अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट फ्री बैंक इन नवंबर 2022। नवंबर 2022 में किस देश में ब्याज मुक्त बैंक की प्रणाली की लागू करने की घोषणा की गई सर? ऑप्शन ए इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश, या पाकिस्तान में। 10 समय नवंबर 2022 में किस देश में ब्याज मुक्त बैंक की प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई है? एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, और 10 का समय चूंकि समाप्त होता हुआ आप देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा पाकिस्तान, डी इज राइट आंसर।
चैनल पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहे। चैनल को शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को पता चल सके, सभी इसका बेनिफिट ले सकें। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़ पाए हैं या हमारे कोर्सेज को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज हैं और जो आने वाली क्लासेस है उसका पूरा बेनिफिट आपको मिले। देखिए, आपके सक्सेस में एग्जाम बाइट एक वे है सर, जिस पे जो चलेगा रहेगा। तो 12 साल का 15 साल का जो हमारी एक्सपीरियंस है बैंकिंग क्षेत्र का, उसका लाभ यदि आपको लेना है, क्वालिटी कंटेंट अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए लिंक पर भरिए और आप कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे सर, ठीक है। आज हमने महत्वपूर्ण 64 क्वेश्चन के साथ बहुत सारे सिंगल लाइन की फॉर्म में क्वेश्चन आपको डिस्कस करने की कोशिश की है सर। और आई होप कि जिसमें जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको LIC ADO के एग्जाम में परसों काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे सर। मेरी कोशिश है कि कल यानी कि जो सैटरडे है, सैटरडे के अंदर भी एक वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाओ जिसमें सारा करंट अफेयर, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पोर्शन है, जितने भी स्टैटिक पार्ट्स हैं, उनको भी आपके लिए कवर कर दूं ताकि LIC ADO को आपका डेटा कंप्लीटली पूरा हो जाए। अब जो वीडियो आएगी वो फाइनल वीडियोज होगी जिसमें सारा डेटा होगा, क्योंकि आपके उसके बाद आपका एग्जाम ही होगा सर तो संडे के दिन। तो सैटरडे में एक वीडियो और आपकी आ जाएगी जल्दी से, उसमें आप जो है काफ़ी सारा डेटा कवर कर लेंगे सर। लगभग 4-6 महीने का डेटा को ध्यान रखते हुए मेन इंपॉर्टेंट डेटा आपको कवर करेंगे सर। आपका सेशन आपको अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सजेशन जरूर दीजिएगा सर कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं वीडियोस के अंदर और किन सब्जेक्ट वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप कौन से पेपर की तैयारी करें। उन पेपर की अगर प्रिपरेशन के लिए आप चाहते हैं कि चाहे CHSL की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम उनके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। ओनली GS की स्टडी का प्लेटफॉर्म है एग्जाम बाइट, जो बहुत जल्द इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग को भी लेकर आपके सामने हाजिर होगा। आज के सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू एवरीवन।